फ्रेंड्स, गजोदर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है वाले सीरियल को बहुत ज़्यादा आपत्तियां झेलनी पड़ी और उसके बाद उसे बंद कराने की सिफारिश की गई कि शक्तिमान सीरियल को बंद करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे इससे गलत आदतें सीख रहे हैं। पबजी वाले गेम को इंडिया में बैन किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे इससे गलत आदतें सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से इन पर आपत्तियां जताई जाती हैं? ऐसा क्या कारण है कि गंगाधर ही शक्तिमान वाले सीरियल को, जिसको इतनी प्रसिद्धि मिली और बाद में जाकर कहा जाता है, ये टिप्पणी दी जाती है, उसकी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि इस सीरियल को बंद कर दिया जाए? या फिर आप किसी पार्लर या सैलून में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि हेयर कटिंग जो पर्सन करता है उसका बच्चा बैठा हुआ है वहां पर और पापा कहीं चाय पीने गए हैं, तो यहाँ पर वो बच्चा आपके पहुंचने पर पूछेगा आपसे कि आपको क्या कराना है, हेयर कटिंग करानी है, आईब्रोज बनवानी है, वैक्स करवाना है, क्या कराना है। और उस बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल है। तो यहाँ पर वो बच्चा कैसे इतने टफ शब्दावली को बोल पा रहा है, कैसे आपसे वो संवाद कर पा रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसमें वातावरण के कारक जो है वो उत्तरदायी है? क्या वो एनवायरनमेंट जिसमें वो सारे दिन रहता है उसका प्रभाव उसके व्यवहार पर भी पड़ रहा है? क्या आपने देखा है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो कि 4 साल, 3 साल या 5 साल के हैं, वो अद्भुत कारनामे कर रहे हैं। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें दोनों जो माँ बाप हैं वो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हमेशा कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो उस बच्चे को हमेशा सुनाई देती है। जैसे कि डेंटिस्ट के लिए कभी आरसीटी का प्रयोग कर दिया, तो हम नॉर्मली नहीं जानते हैं कि आरसीटी मीन्स व्हाट, लेकिन वहां पर उस बच्चे को पता है, 6 साल 8 साल के बच्चे को, कि आरसीटी मीन्स रूट कैनाल थेरेपी। तो ये चीजें उसके कैसे पता चली? उसे कैसे पता चला कि जब भी इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें एनेस्थीसिया का भी प्रयोग किया जाता है, और एनेस्थीसिया का क्या फंक्शन है वो पूरी अच्छी तरह से जानता है। And what is the reason of all these activities, all these behaviors? The reason is the environment in which a child is residing. जहां पर वो बच्चा रहता है, वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, और वो जो प्रभाव डालता है उसकी वजह से उसका व्यवहार भी उसी के अनुसार परिवर्तनशील रहता है, उसका व्यवहार भी उसी वातावरण के अकॉर्डिंग ढल जाता है। क्योंकि वॉटसन, जो कि व्यवहारवाद के जनक हैं, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो बच्चा है ये आप मुझे दीजिए, छोटा बच्चा जो भी आप मुझे देंगे उसको मैं बड़े होते होते कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, डाकू या चोर बना सकता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है? यह व्यवहार पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। लेकिन इस सिद्धांत में, जिसमें बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं वहां पर वो देख के सीख जाते हैं, तो यहाँ पर जब जिस सोसाइटी में वो देख के सीख रहे हैं उसका भी कोई सिद्धांत इस अधिगम के टॉपिक में होगा। क्योंकि सीखना यानी कि अधिगम, और वो देख कर सीख रहे हैं, देख के समझ रहे हैं, और देख के सीखने में वो अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर रहे हैं। इसी तरह के सिद्धांत को क्या कहा जाता है अधिगम में? यहाँ पर आपके फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर बच्चा आक्रामक पिक्चरें देखता है, आक्रामक मूवीज देखता है, एग्रेसिव मूवीज जो होती हैं वो देखता है अक्सर, तो उसका व्यवहार भी कैसा हो जाता है? आक्रामक हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन मूवीज का अनुकरण कर रहा है। शक्तिमान को बैन किया जाने की सिफारिश की जाने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे आक्रामकता सीख रहे हैं, उसमें बच्चे ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो कि हमारे कल्पना जगत से वास्तविक जगत में बहुत अलग हैं। जैसे कि शक्तिमान छत से कूद जाता है और उड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चों के पास डोरेमोन जैसा, नोबिता जैसा कोई बैम्बू कॉप्टर नहीं है जिसे लगाकर वो हवा में उड़ने लगे। सो दिस इज द reason why these activities which is there in the real life is asked every time to be banned. इन्हें हमेशा बैन करने की सिफारिश की जाती है। और वो बैन करने के लिए क्यों कहा जाता है? Because the small children and child as well as kids are learning those activities which are not required, which are not proper for their behavior. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या सिद्धांत है जिससे बच्चे देख के सीखते हैं? ऐसा कौन से अधिगम की प्रक्रिया है, ऐसा सिद्धांत है जिसमें बच्चे देख के सीख रहे हैं? तो क्या बच्चे देख के सिर्फ आक्रामक व्यवहार ही सीखते हैं या और भी कुछ सीखा जा सकता है?
बिल्कुल सही। यहाँ पर आक्रामक व्यवहार के साथ बच्चे और भी क्या सीख सकते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी तो सीख सकते हैं। अगर उनका टीचर जो है वो स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, बिल्कुल क्लीनलीनेस जैसे रूल्स फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, टाइम का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, तो क्या ये सब चीज़ें बच्चे नहीं सीखेंगे? क्या वो छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर को रोज क्लासरूम में इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए नहीं देखेंगे? क्या वो नहीं देखेंगे कि हमारे माड़ साहब और जो मैडम हैं वो हमेशा टाइम पर आ रहे हैं, हाउ पंक्चुअल दे आर, वो हमेशा असेंबली में भाग लेते हैं, वो हमेशा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, वो समस्या समाधान के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं, आतुर रहते हैं कि किस तरह से नई नई चीज़ों की खोज की जाए, किस तरह से चीज़ों को सृजनात्मक तरीके से अपनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के माइंड पर प्रभाव डाल रही हैं और ये बच्चे उनका सारी बातों का, तत्वों का संग्रहण भी कर रहे हैं और अपने जूसर मिक्सर ग्राइंडर में उसको डालकर और प्रोसेसिंग कर कर और फिर उस तरह का बिहेवियर वो भी फॉलो करने लग जाते हैं। बट दिस इज नॉट सो कि उन्होंने देखा और वो फॉलो करने लग गए। इसके बीच में एक स्टेशन और आता है, एक मीडिएटर टर्म और आता है कि वो इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो खुद का दिमाग भी लगाते हैं। उन्होंने चीज़ें देखी, माइंड में गई, माइंड में स्टोर हुई और फिर इस खुरापाती दिमाग में या फिर इस संरचनात्मक व्यवहार में उन्होंने खुद के अनुभव और बातें भी जोड़ दी और उसके बाद वो क्या करने लगे, इसकी हूबहू नकल करके वो इसी तरह का व्यवहार जो है वो समाज में करने लगे। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं किस तरह के व्यवहार और अधिगम और सिद्धांत की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अल्बर्ट बंडूरा साहब की। ठीक है, ये अल्बर्ट बंडूरा साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने सिद्धांत दिया ऑब्जर्वेशनल थ्योरी का, इन्होंने सिद्धांत दिया अनुकरण का, इन्होंने सिद्धांत दिया कि बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, वो देखकर सीखते हैं और सीखने के बाद में वो हूबहू इसकी नकल में सफल भी होते हैं। जिसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल क्या है? जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पबजी का। अब ये जो पबजी गेम है इसको बैन कराने की सिफारिश की गई और फाइनली इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड दैट इट शुड बी बैन इन इंडियन सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज बच्चे इसमें से गतिविधियों में खेल के माध्यम से ऐसी एक्टिविटीज सीख रहे हैं जो कि आक्रामक है और फिर वो संवेदनाओं से परे हो जाते हैं, इमोशन नाम की उनमें कोई चीज़ नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक बन जाते हैं और अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो किसी भी लिमिट्स को, किसी भी सीमा को पार कर देते हैं। तो इस वजह से इसको बैन किया गया। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि व्यक्तित्व के विकास में जब बच्चे का ग्रोथ पीरियड है जिसमें वो नए नए संस्कार और नए नए तथ्य सीखता है, जिस ऐसी उम्र में जिसमें उसके संस्कारों का निर्माण होता है, उन संस्कारों के निर्माण में अगर उसकी परवरिश इस तरह से की जाती है जिसमें माँ बाप दोनों बाहर जॉब करने के लिए गए हुए हैं और बच्चा घर में अकेला है और उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन का पद्मथाल है, यानी कि उसके पास टैब है, आपने टैब दे रखा है उसको, ठीक है, लोगों के पास माँ होती है, उसके पास टैब है। अब ये टैब से वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गया और पूरी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, दैट इज प्लेइंग द गेम दैट इज कॉल्ड PUBG and which is extremely destructive for the personality, for the mind and for the complete wholesome rules and regulations। तो इस वजह से उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो उस पर गेम खेल रहा है, रात दिन खेल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जो मेड सर्वेंट उसके लिए सलाह के लिए रखी गई है, परवरिश के लिए रखी गई है, वो भी खुद अपने आप में फ़ोन में बिजी है। तो यहाँ पर इस वातावरण में फिर सब कुछ अचानक से नहीं होता। फिर माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा इतना बिगड़ा हुआ क्यों है, क्या कमी रह गई इसकी परवरिश में? तो ये चीज़ रह गई। बच्चों को आपके पैसे चाहिए लेकिन इस हद तक नहीं चाहिए जिस हद तक उन्हें आपकी उपस्थिति चाहिए। बच्चों को आपकी प्रेजेंस चाहिए,
बच्चों को आपकी गाइडलाइंस चाहिए, बच्चों को आपकी मॉनिटरिंग चाहिए, रादर देन प्रोवाइडिंग देम द गैजेट्स, द मनी एंड द फैसिलिटीज। आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं लेकिन आप वहां खुद उपस्थित नहीं हैं, आपने वो कॉम्प्रोमाइज जीवन में नहीं किया कि बच्चों को कैसे संभाला जाए, उनके लिए क्या क्या अच्छा किया जाए। मात्र पैसे दे देना और सुविधाएं दे देना बच्चे की परवरिश के लिए काफी नहीं है। तो इसके लिए अच्छे संस्कार देने के लिए हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही जो सहभागिता का, जो सहकारिता की भावना बच्चे में पैदा होती है वो न्यूक्लियर फैमिलीज में नहीं हो पाती। एकल परिवार में ये संभव नहीं है कि बच्चे को सामाजिकता का भाव जो है वो सिखाया जाए। तो इस वजह से ये सिद्धांत साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हूबहू न सिर्फ आपके स्कूल के ज्ञान तक सीमित है बल्कि समाज और व्यवहार और परिवार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि इसी सिद्धांत से हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा बच्चे की मनोसामाजिक स्थिति पर फर्क पड़ता है। और ये सारी चीज़ें बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, तो अब ये कौन है अल्बर्ट बंडूरा साहब? अल्बर्ट बंडूरा। अब इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसको हम कहते हैं सोशियो लर्निंग थ्योरी, यानी कि सामाजिक सिद्धांत हो गया। लेकिन इनको बाद में एहसास हुआ कि इसी सामाजिक सिद्धांत को, इसी ऑब्जर्वेशनल थ्योरी को क्या कहा जाना चाहिए? इसे कहा जाना चाहिए सोशियो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव यानी कि यहाँ पर हो गया संज्ञानात्मक। तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। क्योंकि समाज में जितनी भी गतिविधियां हैं उसको तो फॉलो किया ही जा रहा है बच्चों के द्वारा, लेकिन इसको फॉलो करने के साथ साथ बच्चे अपना अनुभव, अपना मस्तिष्क, अपनी संज्ञानात्मक जो इंफॉर्मेशन है उनके पास स्कीमा के रूप में इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के पैकेट्स जो हैं उनके पास, उसका यूज भी वो करते हैं। और इसको एडप्ट करने के बाद उनके व्यवहार में कुछ इस तरह का आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता है हमें कि जैसा वो, जैसी परवरिश हो रही है, जैसा उसका वातावरण है, वैसे ही वो व्यवहार कर रहा है। तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत क्या कहलाएगा? सोशियो लर्निंग थ्योरी नहीं, सोशियो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। राइट? अगर आपसे पूछा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का नाम बताओ, तो एक नाम क्या होगा? सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इसके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, उपनाम इनके सिद्धांत के। तो आपको सारे के सारे नाम अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ऑल्दो द प्रिंसिपल इज सेम। इनका सिद्धांत एक ही है और नाम इतने सारे। जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन नाम कितने सारे? शिव जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, दुर्गा माँ भी है। तो इस तरह से यहाँ पर एक ही सिद्धांत के इतने सारे नाम हैं, आपको याद करने हैं। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट इज दी अनुकरण का सिद्धांत। एक नाम ये भी है अनुकरण, इसमें बच्चे फॉलो करते हैं अनुकरण का सिद्धांत। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट इसका नाम क्या है? तो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे, बिल्कुल सही बात है। तो यू विल से ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। ऑब्जर्व कर करके ही बच्चे सीख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन थ्योरी। फिर इनको कहा जाता है और दूसरे नाम से मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग यानी कि हूबहू नकल करना। मॉडलिंग मीन्स हूबहू नकल करना। मॉडल्स जैसा हमने देखा, इंग्लिश के मॉडल्स नहीं, कैन, कुड, शुड, में, ये सब की बात नहीं कर रही हूँ। मॉडल्स, यहाँ पर स्पेलिंग देखिए, MODEL। एंड व्हाट आर दोज मॉडल्स? यानी कि प्रतिमान। जैसे ग्लोब है वो अर्थ का क्या है? एक प्रतिमान है। तो यहाँ पर
अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि बच्चे भी हूबहू नकल करके क्या करते हैं, मॉडलिंग करने की कोशिश करते हैं। एंड मॉडलिंग मीन्स उन्होंने जो देखा वैसा का वैसा वो भी रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने बिहेवियर में। तो इसे कहा जाता है मॉडलिंग का सिद्धांत, इसे कहा जाता है सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, सामाजिक हो गया सोशल, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम। समझ में आ रहा है? सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम, ये इसके सारे नाम हो गए जो कि अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को कहे जाते हैं। ठीक है, ये सारे आपको पता हैं, क्योंकि न सिर्फ सामाजिक, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि संज्ञानात्मक भी उन्होंने ये टर्म भी इसके साथ जोड़ा। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के क्या क्या नाम है हमने सीख लिए। आगे चलें। अब अल्बर्ट बंडूरा का जो प्रयोग है वो किस पे किया गया? द एक्सपेरिमेंट वॉज डन। प्रयोग या एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया? अल्बर्ट बंडूरा ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसमें बताया गया एक फिल्म के थ्रू, अ मूवी वॉज देयर, एक फिल्म के थ्रू बताया गया अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत को। और उस फिल्म में सबसे मुख्य पात्र क्या था? बोबो डॉल। ठीक है, ये बोबो डॉल जो था, इट वॉज अ काइंड ऑफ डॉल, बोबो डॉल। और इस बोबो डॉल के माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांत का पुष्टिकरण किया। ठीक है, उनका प्रयोग किस पर था? बोबो डॉल पर। और ये बोबो डॉल जो थी ये एक मूवी में दिखाई गई और उसमें 3 चरण बताए गए, 3 तरह के फॉर्मेट्स बताए गए। व्हाट वाज दोज फॉर्मेट? कि यहाँ पर एक बच्चा है। ठीक है, इस फिल्म में बताया गया अ चाइल्ड इज देयर, यहाँ पर एक बच्चा है और वो बच्चा इस बोबो गुड्डे को, बोबो डॉल को जब मारता है, ठीक है, जब मारता है तो उसे क्या किया जाता है? जब मारता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। एक बार तो ऐसा बताया, फिर दूसरी बार में ऐसा बताया मूवी के ही नेक्स्ट सेक्शन में कि अब वो बच्चा क्या कर रहा है, अब वो चाइल्ड क्या कर रहा है, सेकंड सेक्शन में उस बच्चे को क्या किया जा रहा है? बोबो डॉल को जब वो मारता है वो बच्चा, तो उसे क्या किया जा रहा है? उसे दंड दिया जा रहा है। और तीसरी अवस्था में क्या करा? अब तीसरी अवस्था में इन्होंने ये करा है कि ये बच्चा जब बोबो डॉल को मार रहा है, ठीक है, ये बोबो डॉल को फिर से मारता है और मारने के बाद क्या हो रहा है? न तो इसको दंड दिया जाता है, न तो पनिश किया जाता है, और न ही क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है। ये बात हो रही है। इस पूरी मूवी में ये 3 वाक्य हैं कि एक बोबो डॉल है, बोबो गुड्डा है, और उसको एक बच्चा मार रहा है तो कभी उसको दंड दिया जा रहा है, कभी उसको अवार्ड मिल रहा है, और कभी उसको न तो अवार्ड मिलता है और न दंड दिया जाता है। ये तीनों अवस्थाएं, ये तीनों सेक्शंस उन बच्चों को बताए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर प्रयोग किया है और उन बच्चों को क्या दिखाया जाता है? ये बोबो डॉल वाली फिल्म दिखाई जाती है। अब उसमें बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उस मूवी को। ठीक है, ध्यान से देखने के बाद ये पाया गया इस प्रयोग में कि इसमें कौन से बच्चे, जैसे इनमें बच्चे में भी मैं आप क्लैरिफाई कर देती हूं कि कुछ बच्चों को क्या दिखाया गया, कुछ बच्चों को बताया गया, एक बच्चों का ग्रुप लिया, उन बच्चों को बताया गया कि देखो क्या किया जा रहा है, मारने वाले को पुरस्कृत किया जा रहा है। एक तो वो मार रहा है और ऊपर से उसको पुरस्कृत किया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बच्चों के ग्रुप ने ये देखा, सेकंड बच्चों के ग्रुप ने क्या देखा? सेकंड बच्चों के ग्रुप ने देखा कि अरे मारने पर वापस रिजल्ट क्या मिल रहा है? पनिशमेंट मिल रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, तो अब यहाँ पर उसको दंड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मारा और मारने पर रिजल्ट क्या हुआ? एज अ आउटकम ऑफ दैट एक्टिविटी ही वॉज पनिश्ड। तो यहाँ पर दंड मिल रहा है। लेकिन थर्ड ग्रुप वाले बच्चों ने क्या देखा? थर्ड ग्रुप वाले बच्चों ने देखा कि बोबो डॉल के गुड्डे को मारने पर न तो दंड मिल रहा है, न पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, ये 3 ग्रुप के बच्चे हो गए। और फिर जब इन सारे बच्चों को वापस एक साथ एक्यूमुलेट किया गया,
गेट टुगेदर किया गया, फर्स्ट ग्रुप के बच्चे, सेकंड ग्रुप के बच्चे और थर्ड ग्रुप के बच्चे। तो इन तीनों ग्रुप्स के बच्चों को ये फिल्म जो दिखाई गई है ये सेक्शंस में दिखाई गई है। एक ग्रुप के बच्चों को क्या दिखाया गया कि पुरस्कार मिल रहा है, दूसरे ग्रुप के बच्चों को क्या बताया गया, दंड मिल रहा है, और तीसरे ग्रुप के बच्चों को क्या बताया गया कि ना दंड मिल रहा है ना पुरस्कार। और फाइनली इन सारे बच्चों को मर्ज कर दिया जाता है। तो जब इनको मर्ज किया गया तो इट वॉज कंक्लूडेड, ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि सबसे आक्रामक बच्चे, सबसे एग्रेसिव बच्चे इन तीनों ग्रुप्स में से कौन थे? सबसे एग्रेसिव बच्चे थे ये वाले। वाई? बिकॉज मारने पर, बच्चे के द्वारा मूवी में मारने पर उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। ये उन फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चों ने देखा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एग्रेसिव कौन से बच्चे हुए जब बच्चों के ग्रुप को मर्ज कर दिया गया? तो ये वाले बच्चे जो थे फर्स्ट ग्रुप वाले, ये सबसे ज्यादा आक्रामक थे। इस तरह से अल्बर्ट बंडूरा ने इन बच्चों पर प्रयोग करके इन्हें मूवी दिखाकर और मूवी में कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस दिखाकर ये सिद्ध कर दिया कि बच्चा जो देखता है वैसा ही करता है। बच्चा उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए, अनुकरण करते हुए, संज्ञानात्मक जो उसकी जानकारी है उसमें इसी तरह की विध्वंसात्मक जानकारी जो है वो इकट्ठी हो चुकी है और अब वो जानकारी उसके व्यवहार में भी परिलक्षित होने लगी है, व्यवहार में भी दिखाई देने लगी है। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। ठीक है, तो इसी वजह से मना किया जाता है कि बच्चों के सामने किसी भी तरह का अवांछनीय गतिविधि न की जाए। ऐसी एक्टिविटी नहीं की जानी चाहिए जिससे उनके दिमाग पर बुरा असर पड़े। ये तो हो गया अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के बारे में चर्चा। लेकिन अब हम आगे बात कर रहे हैं कि इन्होंने व्यवहार के कितने चरण बताए कि व्यवहार हमारा जो भी व्यवहार का निर्माण हो रहा है वो कितने चरणों में, जो बच्चा है उसके व्यवहार का निर्माण जो है वो कितने चरणों से होकर गुजरता है। जस्ट लाइक अ टिकटॉक एप्लीकेशन, टिकटॉक एप्लीकेशन पे भी यही होता है। क्या होता है कि बच्चा अपने फेवरेट कैरेक्टर को टीवी में देखता है, जैसे कि नोबिता या शिनचैन। उसने वो कैरेक्टर अपनी आंखों से टीवी में कार्टून में देखा और वो डेली उसी कार्टून को देखता है और पाता है कि नोबिता जो है वो कभी भी अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाता है, हमेशा अपने डोरेमोन से डिमांड करता रहता है गैजेट्स की, हमेशा उसकी माताजी उसे मारती रहती हैं होमवर्क न पूरा करने की स्थिति में। और उनकी जो मदर है वो हमेशा ये भी कहती रहती हैं कि उसने अपना कमरा क्लीन नहीं किया, उसने ये काम नहीं किया, उसने मार्केट का काम नहीं किया, उसके मार्क्स हमेशा कम आते हैं और जो भी मार्क्स उसके कम आते हैं वो उसका पेपर नोबिता क्या करता है, अपने कमरे में कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश करता है और उनकी मदर को डिस्क्लोज नहीं करता है। ये सारी बातें बच्चा देख रहा है और फाइनली क्या करता है, देखने के बाद वो अपने व्यवहार में भी इन्हीं चीज़ों को करने लगता है। उसका भी जब रिजल्ट आता है और कम नंबर आते हैं तो वो भी उसी तरह से कहीं ना कहीं वो कागज़ अपने कमरे में छुपाने की कोशिश करेगा। या फिर टिकटॉक में आपने देखा कि जो बड़े लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी ऑब्जर्वेशनल थ्योरी का ही प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़े लोगों का फेवरेट कोई एक्टर एक्ट्रेस है, शाहरुख खान की मूवी भी बनी है फैन नामक जो मूवी है, उसमें यही बताया गया है कि वो कितना बड़ा फैन होता है शाहरुख खान का। तो यहाँ पर सम पीपल आर वेरी मच प्लीज्ड एंड दे हैव द इंटीमेसी फॉर सम पर्टिकुलर एक्टर्स। इनको कुछ हीरो हीरोइन बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और फिर उन्हीं की नकल ये भी करने लगते हैं, टिकटॉक पे अपना वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि कोई ऐश्वर्या राय है, कोई कटरीना कैफ है या फिर सिंपली कोई शहनाज गिल की ही नकल निकाल रहे हैं, उसमें मेमेज बन गए, उसमें टिकटॉक बन गए एंड दे आर एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक द अदर पर्सनैलिटी। Why? Because they are observing the things and they are following the same rule. कि यहाँ पर अगर वो बोल रही है कि मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी और मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, तो क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। तो यहाँ पर ये भी जो कैरेक्टर्स हैं ये टिकटॉक पर और दूसरे मेमेज में ये क्या करेंगे, एग्जैक्टली वही बोलने का प्रयोग करेंगे, कोशिश करेंगे और एग्जैक्टली हूबहू आपको लगेगा ही नहीं कि शहनाज गिल बोल रही है कि कोई और बोल रहा है। फेस भी उसी की तरह होगा, हेयर स्टाइल भी उसी की तरह कर लेंगे एंड एग्जैक्टली दे आर बिहेविंग लाइक दैट। तो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑब्जर्वेशनल एटीट्यूड।
उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वैसा ही करना वो शुरू कर देते हैं। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। लेकिन बच्चों की जहां तक बात है, उनमें चॉइस की बात नहीं हो रही है। वट एवर दे आर एब्जॉर्विंग फ्रॉम द एनवायरमेंट दे बिहेव द सेम। ठीक है, तो यहां पर हम बड़ों की बात ना करके किसकी बात कर रहे हैं, बच्चों की। आइए अब इनके स्टेप्स देख लेते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा ने व्यवहार के 4 चरण क्या बताए हैं। ये 4 स्टेप्स आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज अवधान, धारण, अनुकरण और पुनर्बलन। ठीक है, तो बंडूरा द्वारा बताए गए व्यवहार के 4 चरण क्या हैं या कौन सा चरण नहीं है वो छांटिए। तो यहां पर आपको ये चारों चरण याद होने चाहिए, अवधान, धारण, अनुकरण और पुनर्बलन। अब ये क्या है अवधान, धारण, अनुकरण और पुनर्बलन? तो अवधान मतलब होता है फोकस। बच्चे पहले ध्यान से इन चीजों को देखते हैं। अधिगम करता या निरीक्षण करता या बच्चे। अधिगम करता ध्यान से इन चीजों को देखते हैं, बहुत ज्यादा गौर फरमाते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है, इनकी थ्योरी को कहा जाता है मॉडलिंग थ्योरी। तो यहां पर इन बच्चों का ध्यान बहुत ज्यादा होता है, दे ऑब्जर्व वेरी कीनली, इसलिए यहां पर आकर्षक मॉडल का प्रयोग किया जाता है। आपने छोटे बच्चों के स्कूल में देखा होगा, नर्सरी क्लासेस में देखा होगा, बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो क्लासरूम में प्रयोग किए जाते हैं। एंड व्हाट इज द टेंडेंसी बिहाइंड इट, कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इनका ध्यान, इनका फोकस बहुत ज्यादा किन चीजों पर होगा, वर्बल तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले किन चीजों पर होगा, अपीयरेंस। और जो जैसा वातावरण इनको दिखेगा वैसे का वैसा क्या होगा, धारण, यानी कि इनके मस्तिष्क में बिंब बनने लग जाएंगे, इनके मस्तिष्क में उस तरह की इमेज बनने लग जाएगी। इस वजह से हमेशा जो वातावरण होना चाहिए वो बच्चे के अनुकूल होना चाहिए, इतना आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक मॉडल मतलब यहाँ पर मिस्टर इंडिया या मिसेस यूनिवर्स नहीं, मिसेस यूनिवर्स भी होती है, मिस यूनिवर्स भी होती है, मिस वर्ल्ड भी होते हैं। तो हम यहाँ पर मिस वर्ल्ड और मिस्टर इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आकर्षक मॉडल मतलब आदर्श। तो यहाँ पर आदर्श व्यक्तित्व बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, छोटे बच्चों की क्लासेस में बहुत सारे चार्ट्स लगाए जा रहे हैं और उन चार्ट्स में फ्रूट्स के डायग्राम बने हुए हैं कि भाई अमरूद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पपीता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिबिस्कस फूल जो होता है वो कौन सा होता है। तो फोटो और नाम उन दोनों का साथ में लिखा हुआ है और चार्ट्स लगे। तो इन चार्ट से बच्चा जैसे ही क्लास में या स्कूल में एंटर करेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें उसके लिए आदर्श प्रतिमान स्थापित करेंगी, एक प्रतिमान बन जाएंगे और वो उन चीजों से बहुत ज्यादा आकर्षित होगा कि अरे वाह, इतने सारे चार्ट्स लगा रखे हैं। आप भी किसी स्टूडेंट के रूम में जाते हैं और बहुत अच्छा संविधान का कोई चार्ट लगा रखा है जिसमें अनुच्छेद का वर्णन कर रखा है, तो आप क्या मानेंगे उस बच्चे को, आपको लगेगा कि अरे ये बच्चा बहुत पढ़ाकू बच्चा है। और देखो कितनी क्रिएटिविटी के साथ इसने अपना पूरा रूम जो है वो सजा रखा है। तो यहाँ पर इसके पहले चरण को कहा जाता है अवधान। अवधान यानी कि फोकस। और ये फोकस कैसे हो रहा है, आकर्षक मॉडल्स, अट्रैक्टिव प्रतिमान जो हैं उससे बच्चे को आकर्षित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं मॉडल्स को देखकर, इन्हीं प्रतिमान को देखकर बच्चा किसका निर्माण करेगा, बच्चा इमेज बनाने का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, बच्चे के माइंड में एक इमेज बनेगी। गॉट इट? बच्चे के माइंड में एक इमेज बनी, वो इमेज शाब्दिक भी हो सकती है और इन सारी इमेज को वो क्या करेगा,
संग्रहित कर लेगा। उसने मॉडल्स देखे, उसने चार्ट्स देखे और अपने माइंड में उसको कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया। पहले तो उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया, देखा, और फिर फाइनली सेकंड चरण में उसने क्या किया, स्टोर कर लिए। ये सारी सूचनाएं, चाहे वो शब्द हो चाहे बिंब हो, ये सारी सूचनाएं उसने इकट्ठी कर ली। और इकट्ठी करने के बाद अब वो क्या करेगा, अनुकरण, यानी कि पुनः प्रस्तुतिकरण। वो फिर से वही रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो उसने अपने माइंड में कलेक्ट कर रखा है। अभी देखिए हमने बात करी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो संज्ञान यानी कि ये माइंड, इसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमिका अवश्य होगी। तो अब यहाँ पर ये भूमिका क्या है, ये इसने माइंड में जो कलेक्ट किया है वो वापस ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। द सेम इज रिप्रेजेंटेड एज द चाइल्ड हैज ऑब्जर्व्ड एंड कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन इन हिज और हर माइंड। तो ये वापस क्या किया जा रहा है, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन। और यही पुनः प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, फॉलोइंग, दैट इज कॉल्ड अनुकरण। तो बच्चे ने क्या कर लिया है, अब उस बात को फॉलो करना शुरू कर दिया है, अनुकरण करना शुरू कर दिया है। और अगर बच्चे ने अनुकरण करना शुरू कर दिया है तो क्या करेगा, पुनः प्रस्तुतिकरण, फिर से उसी बात को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। और जब वो पुनः प्रस्तुतिकरण करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है, पुनः प्रस्तुतिकरण करने पर उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है। ठीक है, जब वो इसको वापस रिप्रेजेंट करता है तो उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है। जैसे कि किसी फेमस एक्टर को मूवीज में बच्चे देख रहे हैं और वापस उसकी नकल निकालते हैं कि एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो अब मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं। तो यहाँ पर ये डायलॉग जैसा सलमान खान ने बोला वैसा का वैसा वो बच्चा बोल रहा है। तो व्हाट इज दैट, जैसा अक्षय कुमार ने बोला वैसा का वैसा वो बच्चा बोल रहा है। या फिर शाहिद कपूर बोल रहा है, भाई साइलेंट हो जाओ नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तो यहाँ पर ये डायलॉग सेम भाव भंगिमाओं के साथ, सेम उसी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो बच्चा रिपीट कर देता है। और फिर उसकी माँ जो है उसको पुनर्बलन देती है, प्रोत्साहित करती है, एप्रिशिएट करती है और गेस्ट के सामने बोलती भी है कि देखो शाहिद कपूर का डायलॉग सुना ना इन सबको। तो फिर जैसे ही वो डायलॉग सुनाता है तो सभी लोग हंसने लगते हैं, अरे वाह एग्जैक्टली ये तो उसी तरह से बोल रहा है जैसे वो अक्षय कुमार बोलता है, शाहिद कपूर बोलता है। तो यहाँ पर उसको क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया कि अरे वाह, मतलब ये इतनी अच्छी बात है जो अप्रिशिएट की जा रही है समाज में। ओके, एवरी टाइम आई विल डू द सेम। तो अब वो हमेशा इन्हीं बातों को करने लगता है। क्यों, क्योंकि उसे पुनर्बलन प्राप्त हुआ है। तो these are the 4 steps in which Bandura has described his theory that is called observational theory। तो अब क्या हम इस सिद्धांत से ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। इस पूरी थ्योरी का जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हमेशा अवलोकन द्वारा, अनुकरण द्वारा और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। ये इस सिद्धांत का निष्कर्ष हो गया। तो यहाँ तक आपको ये चीज जाननी थी कि अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत क्या है, उसमें 4 चरण क्या हैं। प्रयोग पर इतना ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा, बोबो डॉल नामक एक उस पर प्रयोग किया गया फिल्म में, इतना काफ़ी है। बाकी भी मैं आपको और बहुत कुछ बता चुकी हूँ फिल्म में क्या क्या हुआ। लेकिन इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है वो कुछ इस पार्ट से फ्रेम होता है कि 4 चरण में से कौन सा चरण अल्बर्ट बंडूरा ने नहीं बताया, वो असंगत छांटिए। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आते हैं, उसमें आपको याद रखना है कि अवधान, धारण, अनुकरण और पुनर्बलन, इसका सीक्वेंस भी यही रहेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे सिद्धांत पर, हमें कौन सा तैयार करना है। अब हम सीखने वाले हैं फील्ड थ्योरी। और ये फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई, कुर्ट लेविन के द्वारा ये फील्ड थ्योरी दी गई। कुर्ट लेविन gave the theory that is called field theory। ठीक है, फील्ड थ्योरी से संबंधित आपके एग्जाम में किससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये फील्ड थ्योरी है क्या। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है,
ठीक है, कभी हंसना है तो कभी रोना है। तो इसी तरह से कुर्ट लेविन ने भी जीवन स्थल की परिभाषा दी कि व्यक्तित्व का विकास जो होता है, इंसान का जो जीवन में परिवर्तन होता है या जो अधिगम होता है, वो इसी जीवन स्थल में होता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारे लिए? फील्ड थ्योरी में पहला पॉइंट हम ये मान सकते हैं कि जीवन स्थल, कुर्ट लेविन ने जीवन स्थल यानी कि पूरे जीवन को क्या मान लिया? जीवन स्थल के आधार पर, जीवन स्थल के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की। ठीक है, जीवन स्थल के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की कि हमारा जो पूरा ये लाइफ है, ये लाइफ किस पे बेस्ड है? इट इज कंप्लीटली सराउंडिंग्स, इट इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। और ये पूरी सराउंडिंग को उन्होंने एक फील्ड मान लिया, एक जीवन स्थल मान लिया, और उसी जीवन स्थल में हमारे पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि कुर्ट लेविन ने पूरे के पूरे जीवन को क्या मान लिया? एक स्थल मान लिया, और उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व का विकास इस जीवन स्थल के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, तो इस जीवन स्थल का फैक्टर आपको याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद होना चाहिए कि व्यक्ति में अधिगम कब होता है? व्यक्ति में अधिगम, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्यक्ति में अधिगम उसके अनुभवों में परिवर्तन करना है। व्यक्ति में अधिगम कब होगा? लर्निंग कब होगा? जब उसके अनुभवों में परिवर्तन आएगा, तब वो लर्निंग मानी जाएगी। अनुभवों में परिवर्तन, देखिए अभी तक हमने अधिगम में क्या सीखा है? व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये डेफिनेशन जो है ये बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन कुर्ट लेविन मानते हैं क्या? कुर्ट लेविन मानते हैं कि अनुभवों में परिवर्तन, whenever there is a change in experiences, तब क्या होगा? तब लर्निंग होती है। तो लर्निंग कब होती है इस फील्ड थ्योरी में? जब भी हमारे अनुभवों में परिवर्तन होता है, तब हम सीखते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें हमने और अधिगम में हमारे एक्यूमुलेट हुई हैं। जैसे पहले हम मानते थे कि हमेशा हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बिल्कुल हाची बात। लेकिन अब यही चीज़ अगर व्यापारी करने लगे तो क्या होगा? अगर वो झूठ नहीं बोलें कि ये वो जो चीज़ है ये वो 100 रुपये की लाए हैं और 200 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वो इस तरह का फलसफा नहीं अपनाएं तो क्या होगा? यहाँ पर उनको लॉस हो सकता है, इसलिए वो तो वैसा करेंगे। लेकिन हम भी अपने अनुभवों में अब हमारे भी चेंज हो रहा है। बचपन से तो हमने सीखा है कि भाई हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, सब बात है। लेकिन जैसे ही हम किसी दुकान पर गए तो हम भी क्या करने लग जाते हैं? हमें पता है कि सामने वाला जो विक्रेता है वो क्रेता को क्या करना चाहता है? उसका नाम ही यही है, कस्टमर। कस्टमर यानी कि कष्ट से मरना। तो कस्टमर जो है वो कोई सामान लेने आया है, तो कस्टमर भी अच्छी से जानता है कि बिजनेसमैन जो है क्या उसके साथ खेल खेल रहा है, और विक्रेता भी जानता है। तो विक्रेता क्या करेगा? उस वस्तु को ऑलरेडी ज़्यादा दाम बताएगा। वो बताएगा कि ये चीज़ 80 रुपये की है, जबकि वो 40 रुपये की होगी। अब यहाँ पर कस्टमर क्या करेगा? ऑलरेडी कष्ट से मर रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि इस 80 रुपये की चीज़ को वो क्या करेगा? 60 रुपये में लेने की कोशिश करेगा। नहीं भैया, हम तो आपके रोज के ग्राहक हैं, रोज आपसे सामान लेते हैं, घर की बात है, हम आपके फैमिली मेंबर जैसे हैं, सही लगाइए, नहीं तो बाज़ार में बहुत चीज़ें मिलती हैं, हम वहाँ से ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, अगर आप भाव सही लगाते हैं तो आपसे लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे अनुभव में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे माइंड में एक नया अधिगम बना कि नहीं बना? हमारे माइंड में ये लर्निंग हो गई कि ठीक है, सच बोलना चाहिए, लेकिन सच के साथ बार्गेनिंग करना भी ज़रूरी है। अगर बार्गेनिंग नहीं की गई तो यहाँ पर हमें उचित दाम में वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी। तो कुर्ट लेविन ने यही बताया क्या कि जब भी इंसान के अनुभवों में परिवर्तन होता है
तब अधिगम होता है। भाई कोई लड़की गांव में रह रही है, उसको शहर में रहने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वो दिल्ली जाती है, आईएएस की तैयारी करती है, मुखर्जी नगर में रहती है, तो अब उसके अनुभवों में बहुत परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ कि अरे मैं कितनी पागल थी जो मैं गांव में रहकर आईएएस बनने का सपना बुन रही थी। पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी किताबें चाहिए होती है, बहुत सारी अवेयरनेस चाहिए होती है, बहुत सारा ग्रुप डिस्कशन चाहिए होता है, तब ये जाकर आगे जाकर सिलेक्शन के रूप में फलीभूत हो पाता है। लेकिन मैं तो गांव में बैठकर, जहां पर लाइट भी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, वहां पर तो फील्ड थ्योरी के अंतर्गत ही एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि वो जो लड़की मुखर्जी नगर पहुंची है गांव से, अब उसके जो अनुभव हैं उसमें परिवर्तन हुआ, और उन अनुभवों के परिवर्तन में उसने ये जाना कि गांव में भी तैयारी आईएएस की हो सकती थी, लेकिन वो क्या होती, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती। उसे सफलता तो मिलती, लेकिन कैसे, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में उसे सफलता प्राप्त होती। लेकिन मुखर्जी नगर में उसे इतनी सारी सुविधाएं मिली, इतनी अच्छी अप्रोच मिली, इतने अच्छे टीचर्स मिले कि उसके अनुभवों में परिवर्तन आया। और जब उसके अनुभवों में परिवर्तन आया, यानी कि अब उसका अधिगम की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है। तो इस तरह से कुर्ट लेविन ने बताया कि अनुभवों में जब परिवर्तन होता है तो अधिगम होता है। अब कुर्ट लेविन ने एक फॉर्मूला भी दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया क्या, उन्होंने साइंस पर्सपेक्टिव से बताया इसको, उन्होंने इसको मैथ्स गणितीय आधार पर भी विवेचना करने की कोशिश की है। इस वजह से उन्होंने क्या किया है, साइंस और मैथ्स की कॉम्बिनेशन होने की वजह से फॉर्मूला देना स्वाभाविक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो हमें याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें ये जो तत्व हैं ये क्या है, एज वेल एज ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया, B = F और ब्रैकेट में है P + E। ठीक है, तो हमने बोर्डमास का रूल सीखा है, और उसमें हमें पता है कि अगर F के बाद कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको हिंदी में गुणनफल कहते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, गुणा जोड़ भागी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर गुणा किया गया है बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग, F के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में बाहर की चीजों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर F स्टैंड्स फॉर फंक्शंस एंड B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर। ये इसका मतलब क्या है ये भी आप सीख लें। B यहाँ पर बिहेवियर को बताता है कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, वो किसका प्रतिफल है, किसका गुणनफल है, फंक्शन यानी कि अंतःक्रिया। ठीक है, इंटरैक्शन। तो ये फंक्शंस किसके इंटरैक्शन के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर पर्सन और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन। जब भी पर्सन और एनवायरनमेंट मिल जाएंगे, मैं और तुम मिलकर हम बन जाएं, तो अब यहाँ पर पर्सन और एनवायरनमेंट ये दोनों मिले, ठीक है, एक यूनिट बन गए, और इस यूनिट को फिर आपने मल्टीप्लाई किया किससे, F से, एंड F स्टैंड्स फॉर फंक्शन या फिर इंटरैक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये अंतरक्रिया हो रही है। अंतरक्रिया किसके मध्य हो रही है, जब आप कोई व्यक्ति अपने वातावरण के साथ में जुड़ जाता है, उसके बाद में अधिगम स्टार्ट होता है, और ये अधिगम इन दोनों की अंतरक्रिया के फलस्वरूप का परिणाम है। और जब इसमें अंतरक्रिया होती है, फंक्शंस होते हैं, देन इट इज इक्वल टू बिहेवियर। तब आपके व्यवहार का निर्माण, अधिगम का निर्माण संभव हो पाता है। तो अब यहाँ पर आपके जो बिहेवियर्स होंगे, जो आपका व्यवहार होगा, वो किसका एडिशन है, पर्सन प्लस एनवायरनमेंट multiplied by functions, that is interaction। तो functions यहाँ पर किसका वर्ड हुआ, एक मैथ्स का वर्ड है जो यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और उस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको निष्कर्ष याद रखना है कि जब भी अनुभवों में परिवर्तन होता है तभी अधिगम संभव हो पाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके आगे हमें और क्या सीखना है। तो कुर्ट लेविन ने बताया, क्या बताया, कि जब भी लक्ष्य की प्राप्ति व्यक्ति करना चाहता है, लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा उसे क्या करना होगा, अवरोधों को पार करना होगा।
ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे अवरोधों को पार करना होगा। Whenever you want to be successful in your life, what you have to do? You have to cross those barriers and obstacles. क्योंकि जब भी आप लक्ष्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा करेंगे, होगा क्या? बीच बीच में आपको अवरोधों का सामना करना पड़ेगा, बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा, एंड दीज ऑब्स्टिकल्स आर वेरी इट कैन बी वेरी इजी ऑब्स्टिकल्स विच यू कैन क्रॉस वेरी इजीली, और इट कैन बी वेरी टफ। ये बहुत आसान अवरोध हो सकते हैं, बहुत जटिल अवरोध हो सकते हैं, इनकी प्रकृति कैसी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो अवरोध तो पार करने ही होंगे, क्योंकि मेहनत से ही सफलता हासिल होती है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, तो मेहनत तो आपको करनी होगी, अवरोधों को पार तो आपको करना होगा, और उसी के बाद लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो पाएगी। ठीक है, अब ये अवरोध कैसे हो सकते हैं? ये अवरोध हो सकते हैं दो तरह के। ये अवरोध जो कि आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में पार करने की कोशिश करेंगे, ये अवरोध कैसे होंगे? ये अवरोध दो तरह के होंगे। कैसे? तो अवरोध में आपने देखा कि ये भौतिक भी हो सकते हैं और ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भौतिक और मनोवैज्ञानिक बैरियर्स कितनी तरह के हो सकते हैं? दो तरह के बैरियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स कुछ होंगे जिसकी वजह से आप अपने आप में कठिनाई महसूस करेंगे, क्या प्राप्त करने में? लक्ष्य प्राप्त करने में। इस तरह के अवरोध कहलाएंगे भौतिक अवरोध। कि भाई भौतिक अवरोध क्या हैं? तो भौतिक अवरोध हैं कि भाई मुझे अपनी जॉइंट फैमिली में अपने सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं टॉर्चर जैसा महसूस करती हूँ, मेरी प्राइवेसी में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, सो आई वॉन्ट टू लिव इन अ सेपरेशन जोन, मैं इनसे सेपरेट रहना चाहती हूँ। तो अगर आप अपने सास ससुर से अलग होंगे तो अलग रहने के लिए पैसे भी तो चाहिए, वो पैसे आप कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पर उसके लिए आपने क्या करा? तैयारी करनी शुरू करी, ताकि मेरी जॉब लग जाए, पैसे आ जाएं और मैं अपने मन माफिक कोई जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकूँ, इनसे अलग रह सकूँ, या इनसे अलग भी नहीं रह सकूँ तो हमेशा ऐसी विचारधारा नहीं होती कि सास ससुर हमेशा ऐसे ही होते हैं। सास ससुर डेयरी मिल्क के ऐड जैसे भी होते हैं जिसमें सास और बहू दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उस डेयरी मिल्क के ऐड जैसे सास ससुर जो है वो आपके फ्रेंड बन गए। अब आपको क्या करना है कि उनकी मदद करनी है। सास ससुर ने आपके हस्बैंड की मदद करी, पैसे नहीं हैं तब हर जगह उन्होंने आपकी सहायता की, उन्होंने आपको मकान प्रोवाइड किया पुश्तैनी वाला, जिसकी वजह से अब आपका किराया नहीं लग रहा है। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप उनकी पैसे से या किसी अन्य तरीके से आप उनकी मदद करें। और मदद के लिए आपने क्या करा? मदद के लिए आपने कोशिश की कि आप अपना सिलेक्शन प्राप्त कर लें, लेकिन कुछ भौतिक कारक उसमें अवरोध स्वरूप आपके सामने आ रहे हैं। क्या भौतिक कारक आ रहे हैं? कि भाई आपको कुछ एलर्जी है, ठंड में आपको उस एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस ठंड की वजह से, उस एलर्जी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। सो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर या भौतिक कारक। लेकिन कुछ कारक, कुछ ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, कि मुझे याद तो सब कुछ रहता है लेकिन एग्जाम आते ही मुझे बुखार आ जाता है, और परेशानी में, एंजाइटी में, बुखार में मैं वो पेपर पूरा ही नहीं कर पाती और हर एग्जाम में फेल हो जाती हूँ। सो व्हाट इज दैट? मनोवैज्ञानिक ऑब्स्टिकल्स। तो इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फिजिकल वर्ल्ड, बट बोथ दीज आर ऑब्स्टिकल्स। अब ये दोनों ऑब्स्टिकल्स को आपको पार करना ही होगा, चाहे वो भौतिक हो चाहे मनोवैज्ञानिक हो, लेकिन आपको इन अवरोधों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो अब अधिगम कैसे संभव होगा? क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि जो बिखरते हैं वही निखरते हैं। तो यहाँ पर आपको टूटना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा, तभी आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। और मेहनत से ही सफलता हासिल होती है, अन्यथा किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। तो यहाँ पर मेहनत आपको करनी है, इन अवरोधों को आपको पार करना है। तो उसके लिए क्या किया जाए? अधिगम के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए? तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अधिगम के लिए आपको करना होगा क्या? सबसे ज्यादा कुर्ट लेविन ने किस पर बल दिया? प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया। ये आपको याद रखना है। प्रत्यक्षीकरण पर कुर्ट लेविन ने सबसे ज्यादा बल दिया।
और ये प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है? प्रत्यक्षीकरण हमने सीखा है, किसमें सीखा है? सूझबूझ के सिद्धांत में, इनसाइट थ्योरी में। और प्रत्यक्षीकरण का मतलब हमने क्या सीखा था? टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रीहेंड, समझना, समझ विकसित होने को हमने कहा था प्रत्यक्षीकरण। तो अगर आपको अवरोधों को पार करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, सफलता हासिल करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे के पूरे जीवन स्थल, इन अवरोधों को, इस फील्ड थ्योरी को, इस जीवन स्थल को, ठीक है, जो आपके इर्द गिर्द चारों तरफ है, उस पूरे जीवन स्थल को आपको समझना होगा, कठिनाइयों को समझना होगा, समस्याओं को समझना होगा, उनके समाधान को समझना होगा। तो ये सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं? प्रत्यक्षीकरण पर। तो कुर्ट लेविन ने बताया कि कौन से कारक पर सबसे ज्यादा जोर दिया, तो वो बताया प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जब आप चीजों का प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, जब आप अवरोधों को, परिस्थितियों को समझ लेते हैं, ठीक है, ये समझने के बाद इन सारे सॉल्यूशंस के लिए आपके पास क्या हो जाती है? एक समझ विकसित हो जाती है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने आगे बताया, कुर्ट लेविन ने आगे बताया क्या? प्रत्यक्षीकरण के बाद बताया कि अवरोधों को दूर करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में और अवरोधों को दूर करने में एक अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है। ठीक है, अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है। अवरोधों को दूर करने में एक अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है। अब मुझे पता चल जाता है कि बहुत सारे भौतिक अवरोध मेरे सामने आएंगे। जब मैं तैयारी करूंगी तो मुझे पता है कि बहुत सारा काम भी करना है, दोनों टाइम खाना भी बनाना है, बच्चों को भी संभालना है और एग्जाम भी पास करना है। तो अब इन अवरोधों को दूर करने की और अधिगम, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करने के लिए मेरे पास क्या डेवलप हो जाएगा? एक प्लान डेवलप हो जाएगा, एक स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाएगी, एक अंतर्दृष्टि, सूझबूझ का सिद्धांत विकसित हो जाएगा। क्योंकि सूझबूझ के सिद्धांत से ही मैंने क्या वर्ड लिया है? प्रत्यक्षीकरण। तो यहां पर एक सूझबूझ का सिद्धांत, एक अंतर्दृष्टि, एक इंसाइट डेवलप हो जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ज्यादा से ज्यादा अधिगम के लिए मैं क्या करूंगी? मैं एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगी, मैं प्लानिंग करने की कोशिश करूंगी। व्हाट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंड प्लानिंग? व्हाट टाइप ऑफ अंतर्दृष्टि? दैट इज, मैं मेड सर्वेंट रख लूंगी, मैं बहुत सारे दूसरे सर्वेंट रख लूंगी। तो जो काम दूसरों के द्वारा किए जा सकते हैं वो वे कर लेंगे, लेकिन जो काम अपरिहार्य हैं, जो सिर्फ मेरे ही द्वारा किए जा सकते हैं, दैट इज बच्चों को संभालने का, उनको आपको पूरा टाइम देना है, तो वो आप दे रहे हैं। बाकी झाड़ू पोंछे बर्तन के लिए आपने मेड सर्वेंट्स रख लिए हैं, बाकी चीजों के लिए, मार्केट से सामान लाने के लिए आपने स्टाफ रख लिया है, सब कुछ कर लिया है, और फिर आप अधिगम कर रहे हैं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज द प्रॉपर स्ट्रेटेजी। जो भी अवरोध आए, उन अवरोधों को दूर करने के लिए आपकी एक अंतर्दृष्टि विकसित हो चुकी है। अब आपको पता है कि कंटेंट में भी बहुत सारा स्टफ ऐसा होगा जो कि आपको याद ही नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है उसे याद करने में। तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि ये अवरोध आएगा। कैसा अवरोध? साइकोलॉजिकल, कि आपको डर लगता है कि सारे नेशनल हाईवे मैं कैसे याद कर सकती हूँ, इट इज वेरी टफ। ये आपका क्या है? अवरोध। और कैसा अवरोध? मनोवैज्ञानिक अवरोध। अब आप उसको पार करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नेशनल हाईवे से, याद तो आपको करना है, नो ऑप्शन। फिर आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, अंतर्दृष्टि विकसित करेंगे कि कैसे इन नेशनल हाईवेज को याद किया जाए। फिर आप क्या करेंगे? प्रत्यक्षीकरण, इनको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे? एक मैप बनाएंगे, डेली एक मैप बनाएंगे, 2 मैप सुबह 2 शाम को, और उस मैप में डिजाइन करेंगे कि नेशनल हाईवेज कहां कहां से जा रहे हैं। अब आपको नेशनल हाईवेज इंटरेस्टिंग भी लगने लगे, याद भी हो गए, और एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो व्हाट इज दैट? दैट इज इनसाइट थ्योरी, दैट इज अंतर्दृष्टि, सूझबूझ का सिद्धांत। आपने सूझबूझ का सिद्धांत विकसित कर लिया कि कैसे किसी समस्या का समाधान किया जाएगा, कैसे अवरोधों को पार किया जाएगा, और कैसे इस जीवन स्थल को, कैसे इस पूरी फील्ड को, जो हमारे जीवन में हमें पूरी फील्ड मिली है, पूरा एक कंपाउंड मिला है, उस पूरे के पूरे कंपाउंड को कैसे मैं एक बहुत सुंदर बगीचे में परिवर्तित कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारा डिपेंड करता है
आपके विचारों पर, सारा डिपेंड करता है आपके अनुभवों में परिवर्तन पर, और उसी के आधार पर आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूरी तरह से बिखरने के बाद ही पूरी तरह से निखार आता है। तो यहाँ पर हमने अवरोधों को पार किया और देखा कि सफलता प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन अवरोधों को पार करते करते, अधिगम करते करते, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते करते आप खुद का भी कितना विकास कर लेते हैं। अब आप सुबह जल्दी उठने लगे, अब आप व्यायाम करने लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, इस वजह से मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फिट रहना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा पढ़ाई हो, ज़्यादा अधिगम हो, तो मैं क्या करती हूँ, न्यूट्रिशियस चीज़ें लेने लगती हूँ। अब मैं अपना समय प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करने लगती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति में क्या हो रहा है, साइड बाय साइड, मुझे साइड इफेक्ट नहीं हो रहे, साइड बाय साइड मैं बहुत सारे जीवन की जो अच्छे अच्छे आयाम हैं उनको भी सीखना शुरू कर देती हूँ, वो भी अपने जीवन में लागू कर देती हूँ। तो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अधिगम, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फील्ड थियरी, कि जिसमें मुझे अधिगम तो करना ही है, लक्ष्य की प्राप्ति तो करनी ही है, साथ ही साथ इतनी अच्छी आदतों का विकास भी स्वतः हो गया। तो दैट इज ऑल्सो अंतर्दृष्टि, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जल्दी उठूंगी तो जल्दी याद होगा, ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा याद होता है, फिर मैं पूरे दिन मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, एवरीथिंग। सो दिस कंप्लीट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन व्हाट? That is called field theory, and it's up to you what kind of adjustment and what kind of insight theory you are developing for it. तो यहाँ पर ये था कुर्ट लेविन का सिद्धांत। इसमें आपको याद रखना है इनके सिद्धांत का नाम, इसमें आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या था, और इसमें आपको आगे क्या याद रखना है। तो एक ही लाइन याद रखनी है कि व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, अनुभवों में परिवर्तन से अधिगम संभव हो पाता है। और इन्होंने किसकी बात करी? अवरोधों की बात करी। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, एंड दैट्स इट। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी समझने का हमने कुछ देखा है, कुछ भी आपको फैक्ट याद नहीं रखना है। सिंपली दिस इज द थियरी विच इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरीबडी ऑफ अस, राइट, हु आर द एस्पिरेंट्स ऑफ द एग्जाम्स। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरी थियरी पर। चलिए, साइन लर्निंग थ्योरी में हमें क्या सीखना है? साइन लर्निंग थ्योरी को ही हम और क्या कहते हैं? लेटेंट लर्निंग कहते हैं। देखिए, पॉइंट्स मार्क करते जाइएगा, आपको जो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ऑल्दो दीज आर ऑल फिल्टर्ड नोट्स, ये ऑलरेडी फिल्टर्ड करके लाए गए हैं आपके सामने। जैसे आसाम से चाय चुन चुन के पत्तियों से आपके लिए लाई जाती है, कॉफ़ी लाई जाती है, उसी तरह से ये नोट्स जो हैं वो चुन चुन के आपके सामने लाए गए हैं, क्योंकि एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कैसे बच्चों को समझ में आता है, कैसे अधिगम प्रक्रिया होती है, और कैसे कठिनाई महसूस करते हैं वो क्वेश्चंस में। तो ये सारी चीज़ों का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, और डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो इस वजह से इन वीडियोस को कभी भी स्किप करने की कोशिश ना करें, कभी भी इसको स्पीड में देखने की कोशिश ना करें, बिकॉज इफ यू विल इंक्रीज द स्पीड यू विल मिस द एसेंस ऑफ दिस वीडियो। सो बाय दिस वी आर लर्निंग द लेटेंट लर्निंग, दैट इज कॉल्ड अव्यक्त अधिगम। अब ये अव्यक्त अधिगम होता क्या है? लेटेंट लर्निंग इसका नाम है, इसका नाम है साइन लर्निंग थ्योरी, संकेत अधिगम का सिद्धांत। और ये संकेत अधिगम क्या है, आइए समझते हैं। इसे दिया है टॉलमैन ने, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि टॉलमैन ने संकेत अधिगम थ्योरी दी, टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग थ्योरी दी। इसमें क्या बताया? प्राणी द्वारा व्यवहार सीख लिया जाता है, पर व्यक्त, ठीक है, पर व्यक्त नहीं किया जाता जब तक उसे प्रबलन न प्राप्त हो। प्राणी के द्वारा व्यवहार सीख तो लिया गया है, लेकिन उसे व्यक्त ही नहीं किया जा रहा, एक्सप्रेस ही नहीं किया जा रहा। उसकी अभिव्यक्ति क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि उसमें प्रबलन प्राप्त नहीं किया गया है, उसको कोई इनिशिएटिव नहीं मिला है। इस वजह से उसके ये जो कौशल है, उसके जो व्यवहार में उसने जो सीखा है, जो अधिगम किया है, उसे व्यक्त नहीं किया जा रहा है, और वह कहीं किसी मन के कोने में अव्यक्त रूप से स्थापित है।
तो यहाँ पर ये जो तथ्य अव्यक्त रूप से स्थापित है, ये जो अधिगम मैंने सीखा था, ये कहाँ है? जैसे बचपन में मैंने कोई हारमोनियम क्लासेस सीखी थी, मैंने कोई गिटार क्लासेस सीखी थी, मैंने कोई गीत प्रतियोगिता में भाग लिया था और उस गीत प्रतियोगिता के लिए मैंने संगीत सीखा था। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी थी, अब शादी के बाद उनका कोई रोल नहीं है। वो जो सीखा था वो मैं कभी भी व्यक्त नहीं कर रही हूँ कि मैं भी बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, ये चीज़ मैं व्यक्त ही नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कभी भी इनिशिएटिव नहीं मिला। हालांकि मैंने वो संगीत सीखा, हारमोनियम सीखा, लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी अभिव्यक्ति कभी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इनिशिएटिव ही नहीं मिला। बस घर के काम, बच्चे और सारा सार संभाल, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने भी व्यक्त नहीं किया। उसका कारण क्या है? क्योंकि मुझे प्रबलन नहीं मिला। लेकिन अगर मुझे प्रबलन मिल जाए, अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव मिल जाए, तो क्या कहेंगे सास ससुर? अरे हमारी बहू इतना अच्छा गाना भी गाती है, इतनी सुरीली है उसकी आवाज़, हमें तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पर ये तब तक अव्यक्त रहती है, ये अधिगम, ये सीखी हुई चीज़, जब तक कि हमें प्रबलन प्राप्त ना हो। और जैसे ही यहाँ पर दूसरों को पता चलता है कि ये कौशल, ये अधिगम हमने सीखा था और बहुत अच्छी तरह से सीखा था, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं। और इनिशिएट के बाद हमारा भी साहस बढ़ता है और हम क्या करते हैं? हम फिर उस कौशल को व्यक्त करते हैं। लेकिन टॉलमैन का मानना है कि ये अधिगम तब तक अव्यक्त रहता है जब तक प्रबलन न दिया जाए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, टॉलमैन का प्रयोग किस पर किया गया था? टॉलमैन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया चूहों पर। नेक्स्ट देखें, अब इसमें क्या बताया है, इनका पूरा जो सिद्धांत है उसका निष्कर्ष में लेके आई हूं कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की शुरुआत की। टॉलमैन ने परपेसिव बिहेवियर, कोई पर्पस होता है व्यवहार का, ऐसे ही थोड़ी कि बस हम ठालागिरी कर रहे हैं। हमेशा किसी न किसी व्यवहार का पर्पस होता है, ठीक है ना? तो पर्पस क्या है? दूसरों के सामने इंप्रेशन जमाना, शो ऑफ करना। अपने फ्रेंड से जो बाइक आपने उधार ली है, पल्सर बाइक, वो क्यों ली है? क्योंकि इंप्रेशन जमाना है फ्रेंड के सामने कि भाई वो जब घूमने जा रही है और उसके सामने से आप पल्सर बाइक से निकले रे बैन का गॉगल्स लगाकर, तो एक इंप्रेशन जमेगा। सो व्हाट इज दैट? दैट बिहेवियर इज ड्यू टू सम पर्पस एंड दैट पर्पस इज कॉल्ड परपेसिव बिहेवियर। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की शुरुआत, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की शुरुआत किसके द्वारा की गई? उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की शुरुआत की गई टॉलमैन के द्वारा। उन्होंने ही ये टर्म जो है वो प्रचलित किया, दैट इज कॉल्ड परपेसिव बिहेवियर। क्योंकि अगर पर्पस नहीं होगा तो बिहेवियर नहीं होगा, राइट है ना? तो यहाँ पर पर्पस होना बहुत जरूरी है। किसी भी बिहेवियर के लिए कोई पर्पस होना चाहिए, अदरवाइज विदाउट एनी एम्बिशन, विदाउट एनी पर्पस, नो सच बिहेवियर्स आर ऑब्जर्व्ड। तो ये टर्म किसने दी? ये टर्म दी आपकी टॉलमैन ने। फिर आप देख रहे हैं कि अधिगम सर्वाधिक तब होता है जब लक्ष्य उससे संबंधित होता है। सबसे बेस्ट लर्निंग कब होगी? आप क्या मानते हैं? सबसे बेस्ट लर्निंग कब होगी? जब मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए कि सबसे बेस्ट लर्निंग कब की जाएगी। सबसे बेस्ट लर्निंग तब होगी जब उससे संबंधित कोई लक्ष्य होगा। मैंने आपको बताया है कि एक ही रात में हम बीए फर्स्ट ईयर, एक ही रात में हम बीए सेकेंड ईयर, एक ही रात में हम बीए थर्ड ईयर की पढ़ाई कैसे कर लेते हैं। अधिगम भी फास्ट होता है। एग्जाम के दिनों में आपने देखा, हमें एक ही रात में पूरा सिलेबस याद हो जाता है, उसके आंसर्स याद हो जाते हैं, प्रैक्टिस सेट हो जाता है, एवरीथिंग इज डन। व्हाई इट इज सो? ये अधिगम क्यों हो पाया? क्योंकि इससे संबंधित एक लक्ष्य था कि कल सुबह पेपर है, अगर याद नहीं किया, अगर पढ़ाई नहीं की तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा एक लक्ष्य था कि कल पेपर है और उसमें पास होके दिखाना है। तो अब यहाँ पर जब कल पेपर है, पास होके दिखाना है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज लक्ष्य, दैट इज एम्बिशन। और इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा जो अधिगम है वो सबसे मैक्सिमम होगा। लर्निंग आपकी बहुत फास्ट होगी, सर्वाधिक होगी। क्यों? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर टारगेट। बात समझ में आ रही है? ये चीज किसने बताई? परपेसिव बिहेवियर का टर्म किसने दिया? ये टर्म दिया आपके टॉलमैन महोदय ने।
नेक्स्ट देखें, और इन्होंने क्या नई चीज बताई, इन्होंने बताया चिन्ह, उसकी अभी हम बात करेंगे, संकेत अधिगम उसकी हम बात करेंगे, परपेसिव बिहेवियर की बात हम समझ चुके, और हम ये समझ चुके कि हर किसी व्यवहार में जब तक वह अव्यक्त रहेगा जब तक उससे प्रबलन नहीं मिलेगा, जैसे ही इससे प्रबलन मिला ये क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। अब आगे समझे इन्होंने नया टर्म क्या दिया, दैट इज कॉल्ड संज्ञानात्मक मानचित्र का संप्रत्यय। कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, टॉलमैन ने दिया। अब होता क्या है ये कॉग्निटिव मैप, मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूं कि यहां पर कॉग्निटिव मतलब होता है आपके माइंड से रिलेटेड, आपके नूडल बॉक्स से रिलेटेड बात। तो यहां पर भी कॉग्निटिव क्या हमारे नूडल बॉक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। तो यहां पर संज्ञानात्मक मानचित्र हमारे माइंड में एक मैप बन जाता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में माइंड मैप भी कहते हैं। तो यहां पर संज्ञानात्मक मानचित्र के संप्रत्यय का विकास किसने किया, टॉलमैन ने किया, कि हमारे माइंड में मैप बन जाता है, एक प्रारूप बन जाता है, एक डायग्राम बन जाता है, और उस डायग्राम में क्या होता है, बहुत सारे साइंस होते हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे, बट पहले समझ लें कि कॉन्सेप्ट किसने दिया, टॉलमैन ने। नेक्स्ट, अब इस कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है उसकी डिटेल हम बात कर रहे हैं। विशिष्ट विकल्प बिंदु के साथ प्रत्याशा जुड़ी होती है। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, माइंड मैप होता है, बिल्कुल सही बात है, पर ये आगे क्या लिखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर ये संज्ञानात्मक मानचित्र हमारे माइंड में मैप बन जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, टॉलमैन ने। बट नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस, विशिष्ट विकल्प बिंदु के साथ प्रत्याशा जुड़ी होती है। क्या आपको याद है, मैंने आपको डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य, हर अवस्था में बच्चे के साथ एक प्रत्याशा जुड़ी होती है, सामाजिक प्रत्याशा, जिसका टर्म किसने दिया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सामाजिक प्रत्याशा का टर्म, डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य का सिद्धांत किसने दिया था। आप मुझे ये मनोवैज्ञानिक का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो यहां पर भी इसी प्रत्याशा की बात हम कर रहे हैं। प्रत्याशा मीन्स एक्सपेक्टेशन। तो अब ये क्या एक्सपेक्टेशन है कि विशिष्ट विकल्प बिंदु के साथ प्रत्याशा जुड़ी होती है। नहीं समझ आया, मुझे 2 बार बोल लिया तो भी समझ नहीं आया। अब मैं इसको क्या करूंगी, एक जामफल के साथ जोड़ूंगी। व्हाट इज दैट, एक जामफल, दैट इज एग्जाम्पल। जैसे हम बात करते हैं हिमा दास की। अब ये हिमा दास मैडम जो हैं, ये फुटबॉल भी खेली, इन्होंने रनिंग भी की, इन्होंने स्केटिंग भी की, इन्होंने खेत में काम भी किया, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत मतलब परिवार के हालत जो थे वो बहुत ख़राब थे, ठीक है, बहुत दयनीय स्थिति थी, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन अब किसी की नज़र पड़ी कि ये जो हिमा दास मैडम है ये दौड़ती बहुत अच्छा है, इनकी जो रेसिंग कैपेबिलिटी है एक एथलीट के बिल्कुल समान रखती हैं ये विशेषताएं। तो अब क्या हुआ, इनके इतने सारे माइंड मैप में इनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी बातें पसंद आ रही है, ओके, इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक विशिष्ट बिंदु, एक स्पेसिफिक टास्क इनमें देखा जा रहा है। क्या कि ये दौड़ने से संबंधित जो क्रियाएं हैं ना वो बहुत शानदार करती हैं। जैसे हमने देखा क्या कि आपके उड़ीसा में एक बच्चा है बुधिया। अब ये बुधिया क्या है, जब इसको पनिशमेंट दिया गया और पीटीआई ने कहा कि 10 चक्कर आपको इस ग्राउंड के काटने, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे, और उस बच्चे ने 10 मिनट में 10 चक्कर काट लिए इतने बड़े ग्राउंड के, कैसे पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर पता चला कि उसके माइंड में एक विशिष्ट बिंदु है, और वो विशिष्ट बिंदु से संबंधित क्या हो जाती है, एक एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है कि हम इतने सारे कार्य कर रहे हैं, उसमें से समाज की या हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन किससे जुड़ गई है, उस बिंदु से जुड़ गई है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम आपने सुना है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये विलेन का रोल प्ले करते हैं अक्सर। अब ये क्या कहेंगे कि भाई मैंने झाड़ू पोंछे का काम भी किया, मैंने वेटर का काम किया, मैंने बस कंडक्टर का काम किया, उसके बाद अभिनय सीखा, अभिनय में मुझे कोई पर्टिकुलर रोल नहीं मिला, और रोल नहीं मिलने की वजह से मैं बहुत परेशान था, फिर मैंने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद मैंने ये जाना कि जब एक्टिंग की दुनिया में मैं आया तो कौन से कैडर में मैं फिट बैठता हूँ। मैं तो यहाँ पर हीरो बनने आया था, लेकिन कौन से सेटअप में मैं फिक्स बैठता हूँ, दैट इज कॉल्ड रोल ऑफ द विलन। और मैं समझ गया कि यही मेरा ओरिजिनल उद्देश्य है, यही मेरा टास्क है, यही मेरा गोल है।
कैसे समझा? मैंने बहुत सारे कार्य किए, उस बहुत सारे कार्य में से विशिष्ट बिंदु के बारे में मेरे माइंड में एक मैप बन गया। उस मैप में एक पर्टिकुलर जीपीएस लोकेशन आ रही है कि नहीं यार, अभिनय में मैंने इतना सब कुछ करके ट्राई कर लिया, लेकिन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मेरा कहाँ था? सबसे बेस्ट मैं अपने आप को किस जगह पे मानता हूँ? विलन वाले रोल में। एंड माई एक्सपेक्टेशन स्टार्टेड फॉर दिस पॉइंट, फॉर दिस स्पेसिफिक पॉइंट दैट इज कॉल्ड विशिष्ट विकल्प बिंदु। बहुत सारे विकल्प हैं, उसमें से ये स्पेसिफिक पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं इस चीज के लिए बना हूं। अब यहाँ पर जगजीत सिंह ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे संगीत के जो विभिन्न विधाएं हैं उनमें कोशिश की, बहुत सारे भजन भी गाए, बट अल्टीमेटली ही रियलाइज दैट विशिष्ट बिंदु, दैट स्पेसिफिक पॉइंट, इतने सारे ऑप्शंस में से वो क्या था? दैट वाज गजल गायकी। ठीक है, तो इस विशिष्ट बिंदु को उन्होंने पहचाना और उसको पॉलिश करना शुरू किया, क्योंकि अब इनकी एक्सपेक्टेशन किससे है? उस विशिष्ट बिंदु से है, दैट इज कॉल्ड गजल गायकी। उस विशिष्ट बिंदु से है, दैट इज टू बिकम अ रेसर, टू बिकम अ एथलीट, हिमा दास। तो यहां पर ये विशिष्ट बिंदु की बात टॉलमैन ने बताई। किसमें है ये विशिष्ट बिंदु? पूरे के पूरे आपके माइंड में जो कॉग्निटिव मैप बनता है उसमें एक विशिष्ट बिंदु होता है जिसकी हमें पहचान करनी होती है। देखिए, कई लोग तो अपने हुनर की पहचान कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने हुनर की पहचान कर ही नहीं पाते कि हमें क्या स्पेशलिटी, भगवान ने हमें गॉड गिफ्ट क्या भेजा है, तो वो गिफ्ट हम अनबॉक्स नहीं कर पाते हैं। तो हमें करना क्या है? अगर हम वो गिफ्ट अनबॉक्स नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो कर रहे हैं उसी में हम पारंगत हो जाए, उसी में हम इतना कौशल हासिल कर लें कि वही हमारे लिए गॉड गिफ्ट बन जाए। ये भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये जो संप्रत्यय दिया मानचित्र का, उसमें से विशिष्ट बिंदु के साथ एक प्रत्याशा जुड़ जाती है और विशिष्ट विकल्प बिंदु से संबंधित चिन्ह मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिक कैलिबर से रिलेटेड, स्पेसिफिक पोटेंशियल से रिलेटेड हमारे माइंड में क्या उत्पन्न होता है? हमारे मस्तिष्क में वो चिन्ह, उससे संबंधित चिन्ह। अब इस विशिष्ट बिंदु को क्या बता दिया है? इस विशिष्ट बिंदु को मैंने बता दिया है साइन, चिन्ह। हालांकि मैंने गाने की भी कोशिश की, मैंने अभिनय की भी कोशिश की, लेकिन विशिष्ट बिंदु, अब जैसे आपके ट्विंकल खन्ना को ले लीजिए, अक्षय कुमार की वाइफ, उन्होंने मूवीज भी की, उन्होंने बहुत सारे काम भी किए, बट अल्टीमेटली शी बिकेम एन इंटीरियर डिजाइनर, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतने सारे माइंड मैप उन्होंने जो बनाया है, उस माइंड मैप में वो सबसे ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल कौन से स्पेयर में महसूस करती हैं। तो शी रियलाइज दैट इंटीरियर डेकोरेटर इज द ओरिजिनल फील्ड। तो यहां पर इस विशिष्ट बिंदु को उन्होंने क्या नाम दिया? साइन। किसने? टॉलमैन ने। दैट दिस कैन बी कॉल्ड एज चिन्ह। और ये चिन्ह जो है, ये क्या है? ये विशिष्ट बिंदु है जो बार बार आपको आकर्षित करेगा और आपकी प्रत्याशा, आपकी एक्सपेक्टेशन भी इसी विशिष्ट बिंदु से जुड़ी होगी। जैसे कई स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैडम हमने कई प्रॉपर्टी डीलर का भी काम किया, हमने इधर भी काम किया, हमने बीटेक भी की, बट हमारा जो विशिष्ट बिंदु है ना, जो विशिष्ट चिन्ह, एक मैप में, एक पूरा जो माइंड मैप है उसमें एक कोना ऐसा है जहां पर हमें काम करने से बड़ा अच्छा लगता है। वी लव टू डू दैट वर्क, दैट इज कॉल्ड टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इस वजह से हम ये सारा काम छोड़ के और इस चिन्ह, इस विशिष्ट बिंदु के प्रति आकर्षित होते हैं, दैट इज टू बिकम अ RS ऑफिसर। सो व्हाट इज दैट? दैट पर्टिकुलर सिंबल, दैट पर्टिकुलर साइन attracts you more in that complete cognitive map and which was designed and designated by Tolman। तो ये चिन्ह, विशिष्ट बिंदु को ही इन्होंने चिन्ह नाम की संज्ञा दी, जो मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं तथा प्रत्येक प्रयास के साथ सुदृढ़ होते जाते हैं। टॉलमैन के सिद्धांत में मानचित्र बनेगा, ठीक है, ये संप्रत्यय उन्होंने दिया, संज्ञानात्मक मानचित्र बना। संज्ञानात्मक मानचित्र में आपने इतने सारे काम किए, इतने सारे काम के विशिष्ट बिंदु आपके बन गए। ये सारे बिंदु, उस सारे बिंदु में से कुछ एक ऐसा बिंदु होगा जो बहुत ही स्पेशल होगा। ये वाला बिंदु बहुत स्पेशल। अब इस विशिष्ट बिंदु को मैंने नाम दे दिया चिन्ह, और ये चिन्ह
कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं। इसी एरियाज को मैंने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रत्येक प्रयास के साथ ये सुदृढ़ होते जाते हैं, ये स्ट्रेंथ होते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं। वाई इट इज सो, अब मुझे पता लग गया कि मैंने इतने सारे काम किए, प्रॉपर्टी डीलर का काम किया, बीटेक की, एमटेक की, फिर उसके बाद में ट्यूशन्स ली, लेकिन अल्टीमेटली आई फाउंड माई गोल दैट आई लव टू बिकम the IAS officer or RAS officer because my leadership and the kind of adjustment I do in the society is appreciated by all. तो ये सब चीज़ें अगर appreciate की जाती हैं, that means अब मेरा ध्येय क्या हो गया, अब मेरा ध्येय हो गया एक प्रशासनिक अधिकारी बनना। और उस प्रशासनिक अधिकारी के लिए मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ, प्रत्येक प्रयास, मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ प्रशासनिक अधिकारी के लिए, स्टेप बाय स्टेप मैं उसकी तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ रही हूँ। तो क्या होता जाता है, प्रत्येक प्रयास के साथ वो चिन्ह और सुदृढ़ हो जाता है। ठीक है, मेरी IAS और RS बनने की जो तमन्ना है, जो ख्वाहिश और महत्वाकांक्षा है, वो और ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। कैसे? उस चिन्ह को पॉलिश करने की वजह से, उस साइन को बार बार एनरिच करने की वजह से क्या हुआ, फाइनली वो जो मेरा टास्क था वो क्या हो गया, और सुदृढ़ हो गया। भाई RS बनना है ये तो सिर्फ मैंने सोचा था, फिर धीरे धीरे मैंने प्रयास करने शुरू किए और पाया कि RS बनने के लिए जितने भी मेरे प्रयास थे वो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित और सुदृढ़ होते चले गए और अल्टीमेटली मैं एक RS ऑफिसर बन गई। सो दिस वॉज द थियोरी गिवन बाय टॉलमैन। इसमें विशिष्ट बिंदु, चिन्ह, आपका पर्पेसिव बिहेवियर और कॉग्निटिव मैप के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। और हाँ, भूल मत जाइएगा कि कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि मुझे भी जानना है कि मेरे बच्चे ये वीडियोस देखकर, मेरे स्टूडेंट्स अपनी क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से इन वीडियोस को देखकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और आपको इन वीडियोस से कितना फ़ायदा हो रहा है। राइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सिद्धांत पर। अब इस सिद्धांत में हम देख रहे हैं कि क्लार्क हल द्वारा दिया गया है, इसी को हम कहते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, इसी को हम कहते हैं नीड रिडक्शन थ्योरी। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता की भरपाई पूरी होती जाती है वैसे वैसे हमारी आवश्यकता कम होती जाती है। व्हाई? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग टू पैच अप दैट नीड। हम उस आवश्यकता के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं और जैसे ही हमारी उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है हमारे प्रयास भी बंद हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? सो दिस थ्योरी इज गिवन बाय क्लार्क हल, नीड रिडक्शन थ्योरी और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। रिडक्शन यानी कि कम हो जाना। तो यहाँ पर क्या कम हो जाता है? यहाँ पर उस आवश्यकता के लिए किए गए प्रयत्न कम हो जाते हैं क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है, यानी कि संतुलन स्थापित हो चुका है। नेक्स्ट देखें, उनकी बुक क्या थी? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर में उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया, सीखने की प्रक्रिया में चालक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे सिद्धांत का नाम बताएं जिसमें ड्राइव्स को, प्रणोद को, चालक को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सो दैट इज कौन सा सिद्धांत? नीड रिडक्शन थ्योरी बाय क्लार्क हल, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या बताया? अधिगम की प्रक्रिया में ड्राइव्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर चालक नहीं है तो आपकी अधिगम की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। चालक ही वो तत्व हैं, प्रणोद और ड्राइव्स ही वो एरियाज हैं जो कि आपको मजबूर कर देते हैं क्या करने के लिए? आपके संकल्प को पूरा करने के लिए। अगर हमारे संकल्प के बीच में कोई विकल्प आए तो हम शायद उस संकल्प को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन जब विकल्प नहीं होते हैं तो हमें उस संकल्प को प्राप्त करने में बड़ी आसानी होती है। जैसे जो एक नाव में बैठ के, एक शिप में बैठ के सोल्जर्स जा रहे थे, ठीक है, दे वर रिलेटेड टू सम डेकॉइट्स, ये सब डाकू थे, ठीक है, पायरेट्स जिसको कहते हैं, ये समुद्री डाकू थे और ये लड़ाई करने जा रहे थे। और लड़ाई करते वक्त जो डाकुओं का नेता था उसने देखा कि ये डाकू बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो फिर डाकुओं के नेता ने पूछा कि आप ये बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं? हम लड़ाई करने आगे जा रहे हैं और आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं। कि नहीं, हम सोच रहे हैं कि अगर लड़ाई में हार गए तो हम तैर
के कैसे जाएंगे, कितनी दूरी है, कितना फासला है, वो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर डाकुओं के नेता को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि इनके पास ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शंस की वजह से ये शायद लड़ाई में हो सकता है परास्त हो जाए, क्योंकि ये हमेशा विकल्प को देख रहे हैं। जैसे ही हमारे पास विकल्प आता है तो हमारे जो ध्येय है उसको प्राप्त करने की जो क्षमता है वो क्षीण हो जाती है। इस वजह से उस डाकुओं के नेता ने क्या करा कि पूरी के पूरे शिप में ही उसने आग लगा दी, ताकि क्या करें, ताकि ये जो सोल्जर्स हैं ये वापस लौट कर ना जा सके, ये उस लड़ाई में विजेता बने और वहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लें जहां पर इन्होंने युद्ध किया है। तो इसके लिए विकल्प की समाप्ति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चीज किसने बताई? क्लार्क हल ने बताई। विकल्प ना बताकर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जो चालक है उसकी पूर्ति आपको करनी ही होगी। अगर उसकी पूर्ति नहीं हुई तब तक आपके माइंड में एक असंतुलन की स्थिति रहेगी। ठीक है, जब वो पूर्ति हो जाती है तब आपकी मानसिक अवस्था या आपका शारीरिक अवस्था एक संतुलन में आ जाता है। तो चालक को बहुत इंपॉर्टेंट बताया। पाठ्य वस्तु बालक की आवश्यकताओं से संबंधित होनी चाहिए। क्लार्क हल ने बताया कि जिस भी पाठ्य वस्तु का निर्माण आप कर रहे हैं, दैट शुड बी मीनिंगफुल एंड in a practical way it should be helpful to the students। हम कहते हैं ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी ये नहीं बताता है कि जो बच्चा फेल हो जाता है उसके लिए क्या प्रावधान है। आपने 3 इडियट मूवी देखी, उसमें आमिर खान भी यही बोलता है कि यहाँ पर आईआईटियंस नहीं, यहाँ पर कौन बन रहे हैं, यहाँ पर आईआईटियंस को पैदा करने वाली एक फैक्ट्री है जो ये मशीन्स पैदा कर रही है। आईआईटियंस नहीं, दे आर ऑल मशीन्स एंड मैकेनिकल पर्सन्स। तो इसकी उसने अवहेलना की। तो यही चीज क्लार्क हल कह रहे हैं कि ऐसी पाठ्य वस्तु जो बच्चे के लाइफ में कभी आगे काम आने ही नहीं वाली है, तो ऐसी पाठ्य वस्तु का निर्माण करके क्या करेंगे आप? फिर आगे जैसे सुशांत सिंह जैसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इस तरह की बात कौन करते हैं? क्लार्क हल करते हैं। तो आगे देखते हैं हम इनका डायग्राम। इस डायग्राम में इन्होंने साइंस का वर्ड यूज किया है, दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस मींस संतुलन की अवस्था। आपने पढ़ा है होमियोसेपियंस, तो वैसे ही यहाँ पर होमियोस्टेटिस इज अ काइंड ऑफ स्टेट इन विच यू आर बैलेंस्ड। तो होमियोस्टेटिस की अवस्था कब आती है उसका एक चक्र इन्होंने बताया है, ये पूरी साइकिल बताई है। इस चक्र में इन्होंने बताया है कि पहले संतुलन होता है, फिर वापस असंतुलन होता है। कैसे? कि जैसे अभी हम संतुलित है, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अचानक से बीच में आपको क्या लगी? प्यास लगी या भूख लगी? नीड, आपकी बॉडी ने डिमांड की कि भाई भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अब ये अवस्था कैसी हो गई? असंतुलित हो गई। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठीक है। फिर चालक, तनाव की आंतरिक स्थिति उत्पन्न हुई। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अब बीच बीच में आपको भूख लग रही है। अब इस भूख लगने की वजह से कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? तनाव की स्थिति, टेंशन। और यही टेंशन क्या है? ये चालक जो है, जो नीड है, इसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो गया है, दैट इज कॉल्ड ड्राइव्स एंड प्रणोद। इसको प्रणोद भी कहा जाता है। तो इस भूख की वजह से, प्यास की वजह से आपके माइंड में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब आप क्या करेंगे? उस तनाव को पूरा करने की कोशिश करेंगे, उस तनाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्राणी चालक को संतुष्ट करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अब आप तो ये वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये भूख और ये चालक क्या कर रहे हैं? आपको अभिप्रेरित कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको एक्साइट कर रहे हैं। व्हाई? फॉर वॉट दे आर एक्साइटिंग? ये सारे चालक आपको एक्साइट कर रहे हैं कि अरे ऐसा कर, वीडियो को पॉज कर दे और पहले अच्छे से खाना खा ले, गट्टे की सब्जी, सलाद, दही, ये सब खा ले, और उसके बाद में वीडियो वापस ऑन करके देखना। तो इस तरह के जो डायरेक्शंस हैं वो कौन बता रहा है? ये चालक बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? आपको बार बार ये एक्साइट कर रहे हैं कि पहले खाना खा लिया जाए, तो आप क्या करेंगे? उद्देश्य निर्देशित व्यवहार करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग रही है, ऐसा करते हैं, वीडियो बाद में देखेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर आपने खाना खा लिया, आवश्यकता की संतुष्टि हो गई। आवश्यकता की संतुष्टि के बाद क्या हुआ? आपका जो शरीर है वो पुनः
होम्योस्टेटिस, बैलेंस्ड की स्थिति में आ गया। और बैलेंस्ड की स्थिति में आने के बाद आपने फिर से वीडियो देखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा चक्र जो है ये जब तक पूरा नहीं होता, जब तक इस चालक की, इस तनाव की संतुष्टि नहीं कर देते। आप बार बार अवॉइड कर रहे हैं इस तनाव को, लेकिन ये तनाव इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये चालक इतना ज़्यादा मतलब हावी है आपके दिमाग पर कि आपको इसकी पूर्ति करनी ही पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको बैलेंस्ड स्टेट जो है वो मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? जब आप चालक या ड्राइव्स की पूर्ति करते हैं। और अगर इसमें विकल्प आ जाता, तो अगर विकल्प आ जाता तो ये चालक जो है इसकी पूर्ति आप नहीं कर पाते। आप क्या करते? कुछ और कर लेते। लेकिन यहाँ पर चालक इतना स्ट्रांग है, भूख आपको इतनी जोर से लग रही है कि आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। किसके अलावा? खाना खाने के अलावा। तो यहाँ पर यह सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखें, एडविन गुथरी का कौन सा सिद्धांत? एडविन गुथरी का आपका सिद्धांत है सामीप्यता का सिद्धांत या एकल प्रयास का सिद्धांत। जो होना होता है एक ही बार में हो जाता है, बाकी तो आप जो भी करते हैं वो बेकार निरर्थक के प्रयास होते हैं। आईएएस बनना है, एक ही बार में बन जाओ, क्योंकि 5, 6, 7 अटेम्प्ट में क्या कर लोगे आप? जब एक बार में नहीं कर पाए तो बाकी 6 अटेम्प्ट में क्या करोगे? नहीं, ये कहना है गुथरी साहब का, मेरा नहीं। तो यहाँ पर एडविन गुथरी कह रहे हैं कि सामीप्यता का सिद्धांत जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्या है ये सिद्धांत? कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध एक ही बार स्थापित हो जाता है, एक ही बार घटित हो जाता है। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है ना कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट तक बना रहता है। जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित हुआ है वो लास्ट तक एज इट इज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी गलत संस्कारों का निर्माण हो गया है तो संस्कार तो मरने के बाद ही जाते हैं भाई, बाकी इंसान वैसा का वैसा ही रहेगा। ही और शी विल नॉट चेंज फॉर एवर अप टिल द लाइफ, and when life ends, until then the संस्कार will remain the same। तो उसी तरह से यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ है एक बार घटित होता है और वो हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर। अधिगम संपन्न होने के लिए उद्दीपक अनुक्रिया की सामीप्यता उत्तरदायी है। अधिगम कैसे होता है भाई? अधिगम होता है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, सामीप्यता होनी चाहिए, उनके एक दूसरे के पास होने चाहिए। उद्दीपक और अनुक्रिया पास पास होंगे तभी क्या होगा? अधिगम संपन्न हो पाएगा। ठीक है, कैसे? अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर आप इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पुनर्बलन को स्वीकार नहीं किया अधिगम में। इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट बात दी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग। ये कौन सा सिद्धांत हमें बताता है कि पुनर्बलन अधिगम के लिए उत्तरदायी नहीं है, या बिल्कुल इसके लिए कोई फैक्टर ये जो है अपनी भूमिका अदा नहीं करता है? तो दैट इज एडविन रे गुथरी का सामीप्यता का सिद्धांत। इसमें उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया है। फिर क्या बताया? आदतों को त्यागने के लिए सामीप्यता का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ही इसकी गलत आदतों को खत्म करने के लिए सामीप्यता का सिद्धांत अपनाया जाता है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस समीपता की बात कर रही हूँ, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत फूडी हूँ मैं, तो मैं घर में काम करती रहती हूँ और खाना खाती रहती हूँ, बस 2 ही काम है मेरे। अब मैंने जो काम किया और खाना खाया, उसमें मैंने क्या करा कि बहुत सारा काम करती हूँ और काम करने के बाद मुझे बहुत सारी भूख लगती है, और बहुत सारी भूख में मैं चटर बटर कुछ भी खा लेती हूँ। मैंने ब्रेड बटर खा लिया, मैंने नमकीन खा ली, मैंने खाखरे खा लिए, फाफड़े खा लिए, ये सब खा लिया। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मैं मोटी हो गई। तो अब मैंने क्या करा?
तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझ नहीं पा रहे हैं कि सामीप्यता के सिद्धांत से गलत आदतें कैसे खत्म की जा सकती है। तो हमने देखा कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक ही बार संबंध एकल प्रयास में स्थापित हो जाता है। तो अब मुझे काम करने के बाद में भूख लग रही है और मैंने बहुत सारा ब्रेड, बटर, नमकीन, पोहे, अचार और फाफले, थेपले ये सब खा लिए। अब इसको खाने के बाद मैं बहुत मोटी हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बहुत मोटी होती जा रही हूँ, मुझे स्लिमिंग और डाइट प्रोसेस जो है वो अपनाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, भूख तो मुझे लगती है। तो अब मैंने क्या किया कि अपने घर में जो उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक यानी कि भूख लगना और अनुक्रिया मतलब खा लेना, मैंने रिस्पॉन्स क्या किया, बहुत सारा खा लिया तो भूख खत्म हो गई। तो अब मैंने क्या किया कि अब मैं पतली होना चाहती हूँ, तो मैंने ये नमकीन, बिस्किट, पेस्ट्री, कुरकुरे, चिप्स, फराली चिवड़ा ये सब अपने घर में रखना ही बंद कर दिया और उसकी जगह क्या करा, खीरा रखना शुरू कर दिया, बहुत सारे सैलेड्स रखने शुरू कर दिए, कैप्सिकम कलरफुल वाली रखनी शुरू कर दी और फिर इसमें से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखने शुरू कर दिए। तो अब मुझे वही काम करने के बाद भूख तो लग रही है, लेकिन मैंने क्या करा, फटाफट से ग्रीन टी ली और बहुत अच्छा ग्रीन सैलेड का सेवन किया। तो अब मैंने क्या करा, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो सामीप्यता थी, इनके बीच में जो ये जो पास पास थे, जो निकटता थी, उस निकटता के बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया और तोड़ने की वजह से ये उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ ये खत्म हो गया और इसी को हम कहते हैं सामीप्यता का सिद्धांत। बात समझ में आ रही है आपको? अब मेरे घर में बिस्किट और नमकीन है ही नहीं तो मैं खाऊंगी क्या, मेरे पास विकल्प ही नहीं है। तो अब इस बिना विकल्प के कार्यक्रम में मुझे ग्रीन सैलेड ही खाना पड़ेगा क्योंकि भूख तो लग रही है। तो भूख लगने की वजह से मैं नमकीन बिस्किट ना खाते हुए ग्रीन सैलेड खा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में और कोई विकल्प है ही नहीं। तो इस वजह से इसी को कहते हैं सामीप्यता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखें, कार्ल रॉजर्स ने क्या बताया है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कार्ल रॉजर्स का। क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंटल थ्योरी दी, अनुभवजन्य सिद्धांत दिया। इसमें क्या बताया, संज्ञानात्मक अनुभव और अनुभवजन्य अनुभव। संज्ञानात्मक अनुभव ऐसा ज्ञान होता है जो कि बिल्कुल निरर्थक होता है, हमारे काम का ही नहीं, जैसे शब्द ज्ञान जो कि हमने कई लैंग्वेज में, कई किसी बुक में 6th क्लास में पढ़ा था। अब वो 6th क्लास की पढ़ाई आज हमारी व्यवहारिक ज्ञान के लिए उपयोगी है? बिल्कुल नहीं। इसी को हम कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। जबकि इन्होंने प्रपोज किया कौन सा सिद्धांत, अनुभवजन्य का सिद्धांत। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे साथ कैसे जुड़ा हो, ज्ञानार्जन के साथ अनुभव को जोड़ा जाए ताकि उस चीज को काम में लिया जाए। जो भी नॉलेज आप एक्यूमुलेट करते हैं उसको एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाए, अनुभव के साथ जोड़ा जाए ताकि वो ज्ञान आपके काम आ सके, अर्जित ज्ञान का उपयोग किया जा सके। जैसे मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, अब मैंने अनुभव के साथ जोड़ लिया कि जब मैंने 10th क्लास में पढ़ाई की थी तो हमें सिखाया गया था कि जब भी आप वॉशरूम में जाएं, पानी वाले एरिया में जाएं तो क्या करें, स्लीपर्स पहन के जाएं क्योंकि बिना स्लीपर्स के क्या हो सकता है, हमें करंट लग सकता है। स्लीपर्स जो है वो रबड़ के हैं तो दे आर दी बैड कंडक्टर्स, कुचालक होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। इस वजह से मैंने ये चीज़ 10th क्लास में सीखी थी कि चप्पल पहनने से, स्लीपर्स पहनने से, बाथरूम में स्विच को हाथ लगाने से, गीले हाथ से स्विच को हाथ लगा दिया मैंने तो अब यहाँ पर मुझे करंट नहीं आएगा। वाई? बिकॉज स्लीपर्स आर दी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट को पास ही नहीं होने देते। इस वजह से स्लीपर्स पहने जाते हैं। जब भी कोई लाइट ठीक करने वाला आता है वो लाइट ठीक करता है, लाल पीले तारों को हाथ लगाता है, लेकिन क्या करता है, वो चप्पल पहन के रखता है ताकि उसे करंट ना लगे। तो उसी तरह से वुड इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा कि कितनी जगहों पर जहाँ पर ये जो रॉड है पानी गर्म करने की, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो अक्सर वुड से कवर किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट आपको पास ना हो। और ये चीज़ किसने बताई, ये कार्ल रॉजर्स ने बताई अनुभवजन्य के सिद्धांत में कि जो भी हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, नॉलेज के साथ हमें क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, तभी ये नॉलेज जो है वो काम आती है। नेक्स्ट देखें, लर्निंग हायरार्की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका लास्ट सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का। कौन सा सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है,
आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत इसको कहते हैं। इसमें 8 प्रकार बताए गए, हमें सभी को पता है, सरल से जटिल है, हम सभी को पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है इसमें पदानुक्रम में, सबसे पहला पॉइंट क्या है, संकेत अधिगम। और ये संकेत अधिगम सबसे सरलतम सोपान है और ये पावलोव के सिद्धांत से मिलता जुलता है, साइन लर्निंग थ्योरी। तो इसमें साइन से संबंधित जितने भी उद्दीपक और अनुक्रिया होते हैं, संकेत मिल जाता है और अधिगम संपन्न हो जाता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वाली सेकंड पॉइंट, उद्दीपक अनुक्रिया, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता है। उद्दीपक और अनुक्रिया में क्या होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया में हम उसी उद्दीपक और उसी अनुक्रिया का चुनाव करते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी होता है। ये कौन सा हुआ, सेकंड चरण हुआ। थर्ड क्या हुआ, श्रृंखला। जो भी हमने सीखा है उसकी एक श्रृंखला बन जाती है, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया देख लिया, संकेत अधिगम देख लिया, अब इन दोनों को प्लस कर दिया। प्राणी जब ये संकेत अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया से परिचित हो जाता है तो कई श्रृंखला बन जाती है और कई उद्दीपकों में से एक प्रकार के उद्दीपक का चुनाव करने की क्षमता उसमें आ जाती है कि इतने सारे उद्दीपक हैं, उसमें से कौन सा स्टिमुलस मेरे लिए उपयोगी है, कौन सा चुनाव मुझे करना है। ये क्षमता कब आ जाएगी, इसकी श्रृंखला कब बन जाएगी, इसकी श्रृंखला बनेगी मनुष्य के मस्तिष्क में जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। कौन सी आवश्यकता, संकेत वाली आवश्यकता पूर्ति हो गई, उद्दीपक अनुक्रिया आवश्यकता की पूर्ति हो गई। उसके बाद जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, इसकी श्रृंखला बना देगा, माइंड में श्रृंखला बना देगा कि इतने सारे उद्दीपक हैं, इतने सारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं, लेकिन इन सारे प्रैक्टिस पेपर्स में से मुझे कौन सा प्रैक्टिस पेपर करना है, फिक्स यही वाला करना है। इतने सारे वीडियोस हैं, उसमें से मुझे कौन सा वीडियो देखना है, सिर्फ यही वाला देखना है क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सो व्हाट इज दैट, श्रृंखला अधिगम। इसमें पूरी श्रृंखला बन गई मेरे माइंड में कि ठीक है, कितने भी उद्दीपक आ जाए मुझे यही देखना है, यही वाला वीडियो देखना है। सो दैट इज श्रृंखला। नेक्स्ट देखें शाब्दिक। शाब्दिक अधिगम में क्या होता है, शब्द और अंक से रिलेटेड हमारे माइंड में श्रृंखला बन जाती है। जैसे कि टेबल्स याद करना, तो बच्चों के माइंड में एक श्रृंखला बन जाती है कि 2 के बाद 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, तो ये श्रृंखला एक चेन लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बहुविभेदन, कई उद्दीपकों में से सही उद्दीपक का चयन करना। मेरे पास बहुत सारे उद्दीपक हैं लेकिन अब मेरे में वो क्षमता विकसित हो गई है कि मैं सही उद्दीपक का चयन कर पा रही हूं। सो व्हाट इज दैट, बहुविभेदन की क्षमता। संप्रत्यय अधिगम, एक श्रेणी के रूप में पहचानना संभव हो जाता है। संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। अब मेरे में कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए कि अगर यहाँ पर राजस्थान में रेगिस्तान का निर्माण हो रहा है तो क्या सभी महाद्वीपों में पश्चिमी भाग में ही रेगिस्तान का निर्माण होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल कब आएगा, जब मेरे श्रृंखला अधिगम और बहुविभेदन का अधिगम संपन्न हो चुका है, तब मेरे में ये संप्रत्यय विकसित हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखें सिद्धांत अधिगम। बिना संप्रत्यय अधिगम करे, बिना संप्रत्यय वाला अधिगम सीखे सिद्धांत संभव नहीं है। अगर मैंने कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो मैं थियरीज, सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे मरुस्थलीकरण का निर्माण कैसे होता है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो मैं सिद्धांत कैसे बताऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट रेगिस्तान की मार्च। तो इसमें मुझे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद सिद्धांत का निर्माण होगा। और सबसे लास्ट आपका जो सोपान है वो है समस्या समाधान। ये सबसे बेस्ट सोपान माना जाता है क्योंकि विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास इसमें हो जाता है। समस्या समाधान, आरएस के इंटरव्यू में आपसे पूछा गया है कि आखा तीज का दिन है, अक्षय तृतीया है, इसमें बाल विवाह बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप किस प्रकार का प्रयास करेंगे एज अ आईएएस ऑफिसर इस बाल विवाह के जो प्रथा है, कुप्रथा, इसको रोकने का। तो यहाँ पर फिर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका समस्या का समाधान आप कैसे बताएंगे कि हाँ समाज में बहुत बड़ी समस्या है कि अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, छुपके छुपके करा लेते हैं लोग, छोटे बच्चों की शादियां करा देते हैं, सब है, और आप उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। तो मैं क्या करूंगी, विश्लेषण और संश्लेषण के द्वारा अपना आंसर बताऊंगी कि यहाँ पर सोशल मीडिया आजकल हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हावी है। सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों में और लोगों में
जागरूकता पैदा करने की कोशिश करूंगी। जो लोग सबसे ज्यादा लीडर, अपने जो धार्मिक लीडर्स हैं उनको जो मानते हैं, उन धार्मिक लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एक धार्मिक लीडर कन्विंस हो गया तो कितने सारे बाल विवाह जो हैं वो होने से रुक जाएंगे। तो इस तरह का आंसर देना यानी कि संश्लेषण और विश्लेषण करना। तो आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है? अधिगम का स्थानांतरण होता है मानसिक अनुशासन। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रकार हम सीख रहे हैं, लास्ट पार्ट है अधिगम टॉपिक का, मानसिक अनुशासन। स्मृति, तर्कणा इसमें आती है और अभ्यास द्वारा इसे सीखा जाता है, लेकिन वर्तमान युग में ये प्रासंगिक नहीं है। बच्चों में न तो अचानक से स्मृति और तर्कणा आती है, न वो अभ्यास कर पाते हैं। तो ये सब दर्शन शास्त्र से संबंधित है जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। लेकिन अधिगम के स्थानांतरण में हम ये और सीख सकते हैं कि समरूप तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया और उसने बताया कि सीखे हुए कार्य से नया कार्य किया जा सकता है। अगर आपने कोई कार्य सीख रखा है, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है, तो बोर्ड मास का रूल आसानी से समझा जा सकता है। ये क्या है? समरूपता तत्वों का नियम। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? जुड ने दिया। ये आपको याद रखना है। इसने क्या बताया? पहली परिस्थिति सामान्य नियम सिखाती है जो दूसरी परिस्थिति में भी लागू होती है। पहली परिस्थिति जो आपने सीखी उसमें तो सामान्य नियम है, और दूसरी परिस्थिति में वो सामान्य नियम भी लागू हो जाते हैं और नई बात भी एडअप हो जाती है। ये किसने बताई? जुड ने बताई सामान्यीकरण के सिद्धांत में। जैसे दृश्यम मूवी आपने देखी है, दृश्यम मूवी में क्या होता है कि अजय देवगन बहुत सारी फिल्में देखता है, और क्योंकि उसका केबल का काम होता है, वो बहुत सारी फिल्में देखता है, लेकिन जब उसकी बेटी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो वो इस बहुत सारी फिल्मों से जो कुछ उसने सीखा है वो असामान्य दूसरी परिस्थितियों में लागू करने की कोशिश करता है। जो भी फिल्मों में उसने कारीगरी सीखी है, जो भी फिल्में देख देख कर उसने अब तक जो अनुभव प्राप्त किया है, वो क्या करता है? उस अनुभव के सहारे अपने बेटी के लाइफ में हुई दुर्घटना की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सो व्हाट इज दैट? पहली परिस्थिति के सामान्य नियम सीखता है और फिर उसे दूसरी परिस्थिति में भी लागू कर देता है। नेक्स्ट देखें, पक्षांतरण का नियम। ये किसने दिया? कोहलर ने दिया। ट्रांसपोजिशन। अब इसमें क्या होता है? स्थानांतरण स्वतः नहीं होता है, सूझबूझ के प्रयोग द्वारा होता है, परिस्थिति के अनुसार होता है। आप चाहे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अचानक से हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, मैं कुछ भी उसमें नहीं करूं, नहीं, आपको भी अपनी सूझबूझ का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने सीखा था कि ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज विंड्स क्या होती हैं, ये मुझे पता है, लेकिन ईस्टर्लीज और वेस्टर्ली विंड्स के जो चर्चा है वो मुझे कौन सी क्लास में करनी है, ये सूझबूझ का सिद्धांत तो मैं ही लगाऊंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि मुझे आता है कि भाई यहाँ पर ये लर्निंग प्रोसेस है और जो भी क्वेश्चन आया बच्चे ने उसका आंसर यही लिख दिया, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। ऐसा नहीं होता। सूझबूझ के सिद्धांत के आधार पर जो लर्निंग का ट्रांसफर है वो होता है, एंड दैट इज कॉल्ड पक्षांतरण का सिद्धांत। पक्ष देखना पड़ता है आपको कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। यूं नहीं कि आपको जो आंसर आता है, क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, आपको जो आंसर आता है आपने बस वो लिख के आ गए। सो दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें कोहलर ने बताया कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन से पक्ष, अपने सूझबूझ के अकॉर्डिंग आपको जानना पड़ेगा कि कौन से पक्ष आपको उस परिस्थिति में काम में लेने हैं और कौन सा अधिगम आपको उस परिस्थिति में काम में नहीं लेना है। इस तरह से हमने सीखा कि अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें क्या क्या याद रखना है, कौन से एग्जाम्पल आपको सबसे बेस्ट लगे ये आप जरूर बताएं। सो टिल नाउ I hope you have understood all the theories which we have discussed in this video, and I would like to wrap up this video now, and I hope you have loved this discussion. Thank you all of you.